अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक बार हमने अपनी लिस्टिंग की इमेजेस को स्टोर कराना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद हम अपने एडिट फॉर्म को कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि अभी तक जब हम लिस्टिंग को एडिट करते हैं तो एडिट फॉर्म के अंदर URL आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम जाएं अपनी वेबसाइट पर विच इज़ गोइंग टू बी localhost 8080/listings, तो /listings में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर लिस्टिंग को एडिट करने जाएं तो एडिट करने के लिए एक बार लॉगिन कर लेते हैं। Let's log in with demo and demo. This was created by Delta Student. लास्ट की ये लिस्टिंग जैसे हमने क्रिएट की है, अगर इसके एडिट फॉर्म पे जाते हैं तो एडिट फॉर्म पे अभी क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, एडिट फॉर्म पे हमारे पास आ रहा है हमारी इमेज का लिंक एंड उसके साथ साथ हमारा फाइल नेम। बट हमें एक्चुअली क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एडिट फॉर्म में हम जाके एक नई इमेज को अपलोड कर पाएँ जो हमारी पुरानी इमेज को रिप्लेस कर ले। तो उसके लिए हम अपने एडिट फॉर्म के अंदर चेंजेस करेंगे। एडिट फॉर्म के अंदर चेंजेस करने के लिए अपने edit.ejs पर हम जाने वाले हैं और बेसिकली उसी तरीके से अपने फॉर्म को हम फिक्स करेंगे जैसे हमने अपने new.ejs को फिक्स किया था। यानी सबसे पहले अपने फॉर्म को हम केपेबल बनाएंगे कि वो हमारी फाइल्स को अपलोड कर पाए और उन्हें बैकएंड को भेज पाए। उसके बाद बैकएंड में अपने राउट्स के अंदर हम चेंजेस करेंगे ताकि बैकएंड सबसे पहले हमारी इमेज डेटा को ले, request.file के अंदर उस इमेज को क्लाउडनरी के ऊपर अपलोड करे। उसके बाद request.file के अंदर उसका URL एंड फाइल नेम हमारे पास एक्सेसिबल होगा एंड फिर फाइनली हम अपने डेटाबेस के अंदर चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले अपने एडिट फॉर्म के अंदर आते हैं एंड यहाँ पर हम अपना एंक टाइप सेट करेंगे टू मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। साथ के साथ एक और चीज़ हम करने वाले हैं कि अपने जो new.ejs है इसके अंदर जहाँ हमने इमेज रखी है, इमेज को अभी हमने रिक्वायर्ड नहीं किया, बट एक बार हमारी इमेज को हम अपलोड करवाने लग गए तो उसके बाद हम इसे एज ए रिक्वायर्ड फील्ड ट्रीट करेंगे। तो इसे क्रॉस कर देते हैं एंड यहाँ पर जहाँ हम अपनी इमेज को अपलोड करवाएंगे वैल्यू को अभी के लिए हम हटा सकते हैं एंड अपने टाइप को हम सेट करेंगे टू फाइल। इसे हम कह सकते हैं न्यू या अपलोड न्यू इमेज। साथ के साथ इस मैसेज को हम क्रॉस कर देंगे एंड नई इमेज अपलोड करना हमारे लिए कंपलसरी नहीं होगा, तो इसे रिक्वायर्ड से हम यहाँ हटा सकते हैं एंड इसे कर लेंगे सेव। अब अगर रिफ्रेश करें तो रिफ्रेश करने के बाद हमारा जो एडिट फॉर्म है वो अब कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें हम चाहें तो अपने लिए इमेजेस को चूज कर सकते हैं। वी कैन क्लिक ऑन चूज इमेज एंड वी कैन अपलोड अ स्पेसिफिक इमेज। इसको कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ से तो हमारा फॉर्म इमेजेस को भेज पाएगा बैकएंड की तरफ, पर बैकएंड कैसे हैंडल करेगा इमेजेस को, उसके लिए सबसे पहले हम अपने राउटर के पास जाते हैं listing.js। इसमें हमारी इमेजेस आएंगी हमारे अपडेट राउट के पास विच इज़ दिस पुट राउट। इस पुट राउट में हम बेसिकली यही सेम मिडलवेयर पास करेंगे जो हमने पोस्ट राउट के अंदर पास किया था। इसे भी वैलिडेट लिस्टिंग से पहले हम पास करेंगे। तो बेसिकली पहले मल्टर हमारी इमेजेस को पार्स करेगा, वो क्लाउडनरी के ऊपर सेव होंगी, तभी हमारी लिस्टिंग को हम वैलिडेट कर रहे होंगे। तो इसको सेव कर लेते हैं एंड फाइनल चेंजेस करेंगे अपने कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर हम सेम चेंजेस करने वाले हैं जो हमने क्रिएट लिस्टिंग के अंदर किए थे। यानी पहले request.file.path से हम URL एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर फाइल नेम एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड फाइनली न्यू लिस्टिंग के अंदर इमेज में अपना URL एंड फाइल नेम रखेंगे। तो इसको कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ आ जाते हैं अपडेट लिस्टिंग के अंदर। ओके, अपडेट लिस्टिंग के अंदर सबसे पहले तो हम लिस्टिंग को फाइंड करके यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। अब जैसे ही हमारी लिस्टिंग अपडेट हो जाती है, एक बार उस अपडेटेड लिस्टिंग को हम अपने एक वेरिएबल लिस्टिंग के अंदर स्टोर करा सकते हैं। अब ये जो लिस्टिंग वेरिएबल है इसके अंदर जो चीज़ें हम अपडेट कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट की बॉडी से आ रही हैं। यानी फाइल के अलावा अगर कोई भी चीज़ अपडेट करने लायक होगी तो वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगी। बट अभी लिस्टिंग के अंदर अगर हमने कोई नई इमेज अपलोड की होगी तो वो नई इमेज अपलोड नहीं होगी। उसके लिए हमें यहाँ पे लॉजिक लिखना पड़ेगा एंड द लॉजिक इज़ बेसिकली कि पहले हम अपने request.file पाथ से अपना URL निकालेंगे, हम वहाँ से अपना फाइल नेम निकालेंगे एंड उसके बाद ये जो लिस्टिंग है जिसको हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था उसी लिस्टिंग के अंदर हमारी जो इमेज है उसे सेट कर देंगे। दिस इज़ द सेम कोड जो हमने यहाँ पर लिखा है, उसे सेट कर देंगे टू द न्यू URL एंड न्यू फाइल नेम एंड उसके बाद दोबारा से हम अपनी लिस्टिंग को सेव करेंगे। यानी एक बार हमने अपडेट तो कर दिया सारी की सारी बॉडी के साथ, बट उसके बाद दोबारा से URL एंड फाइल नेम को अपडेट करने के लिए हम दोबारा अपनी लिस्टिंग को सेव करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा कैच होने वाला है। अगर हमने इस कोड को एज इट इज सेव कर दिया तो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर
हमने अपने एडिट फॉर्म के अंदर लेट्स सपोज कोई नई फाइल ऐड की ही नहीं, हमने कोई नई इमेज अपलोड की ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारी कोई फाइल बैकएंड के पास नहीं जाएगी। और नई इमेज अगर अपलोड नहीं हुई तो उस केस में ये यूआरएल भी खाली होगा, ये फाइल नेम भी खाली होगा। यानी यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर फाइल एग्जिस्ट करती है। अगर रिक्वेस्ट के अंदर फाइल एग्जिस्ट करती है तभी हम ये सारे के सारे काम कर रहे होंगे, नहीं तो हमें सारे काम करने की जरूरत नहीं है। तो एक कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी जिसमें हम चेक करेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट फाइल इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल के लिए हमें चेक करना है कि हमारा ये वाला जो पैरामीटर है ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर रिक्वेस्ट के अंदर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो उस केस में हमारे पास अनडिफाइंड आएगा। एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर हमें चेक करनी है कि वो अनडिफाइंड है या नहीं है, तो उसके लिए वी कैन यूज द टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड फिर हम रिक्वेस्ट डॉट फाइल की जो वैल्यू है उसका टाइप चेक करते हैं कि क्या वो वैल्यू इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड है। तो अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल एग्जिस्ट करता है तो उस केस में अनडिफाइंड नहीं होगा, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में अनडिफाइंड से मैच हो जाएगा। तो इसे कर लेते हैं एक बार सेव, एंड दिस इज द बेसिक कोड जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, एडिट के टाइम पे हम अपडेट कर पाएंगे विद अ न्यू फाइल। अब एक बार आ जाते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं। इनफैक्ट ऑल लिस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ऑल लिस्टिंग्स में ये हमारी लास्ट लिस्टिंग थी जिसको हमने क्रिएट किया था। इसे एडिट करने के लिए हम लॉगिन कर लेते हैं विद डेमो पे लॉगिन कर लिया तो हम अपने लॉगिन पेज पे आ गए, क्रॉस कर लेते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे हम नई एक इमेज है जिसको अपलोड करने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू बी लिस्टिंग इमेज 1। लिस्टिंग इमेज को हमने अपलोड कर दिया, एडिट पे क्लिक कर लिया। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, एंड क्या हुआ यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो अपडेट हो गई। एक और सेकंड केस ट्राई करते हैं जिसमें इस बार हम एक न्यू डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड करेंगे एंड एक स्पेशल टाइटल यहाँ पे ऐड करेंगे, बट इस बार हम नई इमेज को नहीं अपलोड करने वाले। उस केस में अगर एडिट करेंगे तो क्या हुआ, न्यू डिस्क्रिप्शन भी अपडेट हो गया, हमारा टाइटल भी अपडेट हो गया, बट इस बार जो हमारी इमेज है वो सेम है। सो दिस इज हाउ वी अपडेट। तो इस तरीके से हम अपडेट करते हैं अपनी लिस्टिंग इमेज को ऑन एडिट। अब नेक्स्ट चीज जो हम करने वाले हैं वो अपने एडिट फॉर्म के अंदर, अभी अगर हम एडिट करने जाते हैं तो बेसिकली हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा कि जो लिस्टिंग इमेज हमने पहले अपलोड की थी उसकी हमें कोई डिटेल्स दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा इमेज प्रीव्यू क्रिएट करने वाले हैं फॉर एडिट पेज। यानी हम चाहते हैं कि अगर अपलोड न्यू इमेज का जो ऑप्शन है उससे पहले हमें ये दिख जाए कि पुरानी लिस्टिंग की इमेज क्या थी, जिसके बेसिस पे हमारा जो यूजर है वो डिसाइड कर पाए कि उसे लिस्टिंग की जो मेन इमेज है उसको चेंज करना है, उसको अपडेट करना है या नहीं करना। अब उसमें हमारे पास कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक तरीका तो ये होगा कि हमारा जो edit.ejs वाला पेज है उसी के अंदर हम क्या करें, जहाँ पर हम अपनी इमेज को इनपुट करवा रहे हैं एज अ फाइल, यहाँ पर इसी से पहले हम एक नया डिव क्रिएट करें। यहाँ पे हम एक नया डिव क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम एक इमेज टैग यूज़ करेंगे। तो अगर हमने इमेज टैग यूज़ कर दिया, सोर्स के अंदर हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं listing.image.url। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस बार क्या हुआ, हमारे पास एक लिस्टिंग इमेज आ गई। उसी तरीके से अगर हम ऑल लिस्टिंग्स के अंदर जाएं एंड किसी और पेज पर जाएं, फॉर एग्जांपल दिस पेज, तो यहाँ पर अगर हम एडिट करने जाएंगे तो हमारे पास दोबारा से एक इमेज आ जाएगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी पुरानी इमेज है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक हेडिंग भी मेंशन कर सकते हैं, ओरिजिनल लिस्टिंग इमेज, एंड लेट्स गिव अ br टैग। रिफ्रेश किया, सो दिस इज द ओरिजिनल लिस्टिंग इमेज जो यहाँ पे अपीयर हो रही है। एंड इसके अलावा हम चाहें तो इस इमेज को अपडेट भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से यानी नॉर्मली सिर्फ इमेज टैग की फॉर्म में अपनी लिस्टिंग इमेजेस को दिखाने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम इमेज टैग को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और लिस्टिंग इमेज का हम URL यूज़ कर रहे हैं, उस केस में जो भी लिस्टिंग इमेज हमने अपलोड की होगी वो ओरिजिनल इमेज यहाँ पर लोड हो रही है। तो अगर किसी ने कोई अच्छी लिस्टिंग क्रिएट की होगी जिसमें उन्होंने अच्छी खासी हाई क्वालिटी पिक्चर अगर अपलोड की होगी, तो एडिट पेज पे भी वही सेम हाई क्वालिटी पिक्चर हमें दिखने वाली है, जो कि प्रॉब्लमैटिक है। प्रॉब्लमैटिक इसलिए है क्योंकि जनरली अगर हमें कुछ एडिट करना है, यहाँ पे इस इमेज को देख के
एज एन ओनर मुझे ये तो नहीं डिसाइड करना कि लिस्टिंग कितनी अच्छी है, क्या मुझे ये एयरबीएनबी जो है वो बुक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। एज एन ओनर यानी एज अ लिस्टिंग ओनर मुझे पता है कि मेरी ओरिजिनल लिस्टिंग इमेज कुछ ये वाली थी, तो उस केस में हमें एक जनरल आइडिया चाहिए होता है कि पुरानी इमेज हमने क्या अपलोड की थी और नई वाली हम क्या अपलोड करना चाहते हैं। तो हमें फुल पिक्चर क्वालिटी में इमेजेस नहीं चाहिए होती, हमें जनरली उन इमेजेस का छोटा सा प्रीव्यू चाहिए होता है। एंड वो प्रीव्यू कैसा होता है, वो प्रीव्यू जनरली पिक्सल्स में कम होता है एंड उसकी क्वालिटी काफ़ी कम होती है। अब ऐसे तो हम चाहें तो किसी भी पिक्चर की जो क्वालिटी है या बाकी फीचर्स हैं वो उनको मैन्युअली हम चेंज कर सकते हैं, वरना इसके अलावा क्लाउडिनरी भी हमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स देता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन गो टू द इमेज ट्रांसफॉर्मेशन लिंक ऑफ क्लाउडिनरी, यानी क्लाउडिनरी हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देता है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। हम अपने हिसाब से अपनी इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इमेजेस को चेंज करने का क्या मतलब है, यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी, यहाँ पे हमें कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं, अच्छी क्वालिटी में दिख रहे हैं, एंड इस फोटो को व्यू करने के लिए हमारा क्लाउडिनरी लिंक यानी यूआरएल हमें दिया हुआ है। अब अगर इसी सेम इमेज को हमें लोअर क्वालिटी में दिखाना है या इसके कुछ पैरामीटर्स चेंज करने, पैरामीटर्स में कुछ भी हो सकता है, हम चाहें तो इमेज को हम ब्लर कर सकते हैं, इमेज को हम स्केल कर सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं, उसके हम पिक्सल्स चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो इमेज के साथ चेंज की जा सकती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि इमेज के साथ स्केलिंग, क्रॉपिंग एंड 250 बाय 300 पिक्सल साइज में उसे चेंज कर दिया गया विद अ ब्लरिंग इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें यानी ये सारे के सारे चेंजेस ऐड करने के लिए, यानी कुछ कीवर्ड्स, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको फिल इन किया जाता है हमारे यूआरएल के अंदर ताकि हमारी फाइनल इमेज के अंदर चेंजेस आ पाए। तो यहाँ पर ये H300 डिफाइन करता है कि हमारी हाइट जो है पिक्सल्स में हाइट वाइज 300 पिक्सल्स की हो जाए, विड्थ वाइज 250 पिक्सल्स हो जाए, ब्लर करने के लिए E_blur, एंड इस तरीके की कई सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप देखोगे अगर दिस वाज द ओरिजिनल इमेज एंड द फाइनल इमेज टर्न्ड आउट टू बी लाइक दिस। इसका हम खुद भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई लिस्टिंग अगर क्रिएट की थी, तो यहाँ पर हमारी एक पुरानी लिस्टिंग का हम क्लाउडिनरी लिंक कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा क्लाउडिनरी लिंक एंड वी कैन गो टू दिस लिंक। अब हमारी जो ओरिजिनल इमेज है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। अगर इस इमेज की हमें और ज़्यादा क्वालिटी डिक्रीज करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने यूआरएल के अंदर अपलोड के बाद अपने कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम फिल कर सकते हैं। तो पैरामीटर्स में लेट्स ट्राई दिस पैरामीटर E_blur 300, जिससे हमारी इमेज ब्लर्ड हो जाएगी E_blur 300/। तो अब क्या हुई, इमेज हमारी ब्लर्ड हो गई। तो ये एक चेंज आया, ये एक वैलिड चेंज आया हमारी इमेज के अंदर। कैसे आया ये चेंज, ये क्लाउडिनरी की इंटरनल एपीआई है जिसमें अगर आप लिंक के अंदर यूआरएल के अंदर चेंजेस कर देते हैं तो उससे हमारी इमेज के अंदर भी हम ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ सकते हैं। अब अपनी इमेज के अंदर हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, हम उसे ब्लर नहीं करने वाले, बट इंस्टेड हम अपनी इमेज के जो पिक्सल्स हैं उनको डिक्रीज कर देंगे। एंड लेट्स स्टार्ट बाय गिविंग आवर इमेज 250 बाय 300 पिक्सल साइज। इनफैक्ट यहाँ से अगर हम इस यूआरएल के अंदर जाएं, यहाँ से हम इसी तरीके से भेजेंगे, यानी हम चाहते हैं H_300 एंड W_250 हम अपने इमेज यूआरएल के अंदर ऐड करना चाहते हैं। अब इमेज यूआरएल के अंदर कैसे ऐड करेंगे और कौन से पेज पर ऐड करेंगे, कौन से पेज पे ऐड करना है, हमें एडिट वाले पेज पे ऐड करना है। जब हमारा edit.egs डिस्प्ले हो रहा है तो edit.egs कहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एंड कौन डिस्प्ले करा रहा है, हमारे कंट्रोलर्स के अंदर listings.js में हमारा रेंडर एडिट फॉर्म हमारे लिए edit.egs को रेंडर करा रहा है। तो अपने फॉर्म को रेंडर कराने से जस्ट पहले हम क्या करेंगे, हम हमारी ये जो लिस्टिंग है, अपनी लिस्टिंग से हम अपनी इमेज का URL निकालने वाले हैं। और ये जो लिस्टिंग इमेज का URL है इसी के अंदर हम रिप्लेस करने वाले, या इनफैक्ट इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। व्हाट इज दिस URL, दिस URL इज आवर ओरिजिनल इमेज। तो लेट ओरिजिनल image URL is equal to listing.image.url एंड इसी ओरिजिनल इमेज URL के अंदर हम रिप्लेस करने वाले हैं /upload को। लिंक के अंदर क्या चेंज करना है हमें, लिंक के अंदर /upload की जगह ओरिजिनल में जहां पर सिर्फ /upload था, चेंज्ड इमेज में /upload के बाद कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो /upload की जगह हम ऐड करना चाहते हैं /upload यहाँ पर पैरामीटर्स में विल फिल इन H_300 कॉमा W_250।
तो इस तरीके से फ्यूचर के अंदर अगर हमारी जो भी इमेज हमने सेव किया उसके अंदर अगर हमें और चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जांपल किसी इमेज को ब्लर करना है या किसी इमेज को क्रॉप करना है, तो वो सारे चेंजेस भी हम क्लाउडनरी एपीआई से कर सकते हैं। बट अभी के लिए उतने ज़्यादा डीप चेंजेस पे हम फोकस नहीं करेंगे। अभी के लिए मेन फोकस है कि हम अपनी इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी गिराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बार बार हाई क्वालिटी इमेजेस रेंडर कराने की ज़रूरत नहीं है अपने एडिट पेज पे। इसे कर लेते हैं सेव। एंड साथ के साथ ये जो ओरिजिनल इमेज यूआरएल है जो अब चेंज हो चुका है, इनफैक्ट इसकी वैल्यू चेंज होके नए वाले में स्टोर करा देते हैं। इसी वेरिएबल को हम पास करेंगे टू आर edit.ejs एंड edit.ejs के अंदर अब लिस्टिंग इमेज यूआरएल की जगह हमारे पास आएगा ओरिजिनल इमेज यूआरएल जो हमने पास किया है। इसे सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करेंगे। तो एडिट करने के लिए हमें लॉग इन करना पड़ेगा एंड दिस इज आवर फाइनल इमेज। अब इसके अंदर चाहें तो हम अपना हाइट पैरामीटर हटा भी सकते हैं। वी डोंट रियली नीड द हाइट पैरामीटर, विड्थ इज गोइंग टू बी इनफ। डेमो एंड डेमो, ओके एंड डेमो। तो ये बेसिकली हमारा फाइनल पेज होगा जिसमें हमारे पास हमारी ओरिजिनल लिस्टिंग इमेज अब आ रही है। अगर हम इस इमेज को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स चूज अ डिफरेंट इमेज, ये लिस्टिंग इमेज 3 रख लेते हैं एंड एडिट करेंगे। तो फाइनली क्या हुई, हमारी इमेज एडिट होकर आ गई। एंड इस बार अगर एडिट पेज पर जाएंगे तो इस बार हमारी ये वाली इमेज हमारे लिए डिस्प्ले होकर आएगी। तो इस तरीके से हम अपनी इमेज को दिखा सकते हैं उसे एडिट करते टाइम। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर के साथ, विच इज़ गोइंग टू बी द मैप्स फीचर। मैप्स को वैसे इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे, बट इफ़ वी गो टू द ओरिजिनल एयरबीएनबी वेबसाइट, तो यहाँ पर अगर किसी भी लिस्टिंग के पास हम जाते हैं, लिस्टिंग को अगर हम खोल के देखते हैं, तो उस केस में जो लिस्टिंग्स का शो पेज है विच इज़ बेसिकली दिस पेज, उसमें हर एक पेज के एंड पे हमें एक मैप दिखाई देता है। एंड इस मैप में क्या है, इस मैप में एक हमें आइकन दिखाई दे रहा है। आइकन के पास कुछ कुछ मैसेजेस हमारे पास लिखे हुए आ रहे हैं। क्या मैसेजेस? एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइडेड आफ्टर बुकिंग। तो इस तरीके से, और ये जो लोकेशन क्या है, ये लोकेशन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है हमारी लिस्टिंग की लोकेशन को। मतलब जहाँ पर भी मैप सेंटर्ड है, जहाँ पे मैप में हमें ये एरिया दिखाई दे रहा है, हमारी जो लिस्टिंग है वो ऑलमोस्ट यहीं पे ही लोकेटेड है। तो इस तरीके की कुछ फंक्शनैलिटी सिमिलर टू दिस हम बिल्ड करेंगे अपने खुद के प्रोजेक्ट के लिए। तो इससे हमें आइडिया भी लग जाएगा कि अगर हमें मैप्स एपीआई यूज़ करनी होती है तो हम किस तरीके से अपनी मैप्स एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। अब वैसे मैप्स एपीआई के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं डेवलपमेंट के अंदर। बहुत सारी डिफरेंट एपीआईज एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से काफ़ी वेल नोन हमारी गूगल मैप्स की एपीआई होती है। अब अगर आपको खुद से एक्सप्लोर करना है तो आप बिल्कुल जाके एक बार गूगल मैप्स की एपीआई को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। काफ़ी बढ़िया बढ़िया एपीआईज हैं गूगल के अंदर, एंड उससे रिलेटेड भी, मतलब गूगल मैप्स से रिलेटेड काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग फंक्शनैलिटीज़ हमें मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप्स के अंदर जिस तरीके से हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, या जिस तरीके से हम नेबरहुड के एरियाज़ को देख सकते हैं, काफ़ी सारी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो वो सारी फंक्शनैलिटीज़ अगर हम गूगल मैप्स एपीआई को यूज़ करते हैं तो हमें मिल जाती है। उसके साथ में डिफरेंट स्टाइल्स भी मिल जाते हैं। गूगल मैप्स के अंदर जिस तरीके से हम मैप्स को खोलते हैं तो उसमें कई सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिससे हम मैप को देख सकते हैं। अब ऑलमोस्ट वो सारी फंक्शनैलिटीज़, वो सारी स्टाइलिंग हमें गूगल मैप्स के अंदर मिल जाती है, लेकिन हम अपने प्रोजेक्ट के लिए गूगल मैप्स एपीआई को यूज़ नहीं करेंगे। एंड उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, एज सच गूगल एपीआई खराब नहीं है, बट उसके अंदर एज अ बिगिनर हमारे लिए एक खराब चीज़ है कि वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांगता है। अब उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है गूगल मैप्स एपीआई यूज़ करने में। आप चाहें तो बिल्कुल अपने टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे लिए एज अ बिगिनर, एज अ स्टूडेंट, एज अ डेवलपर प्रॉब्लम ये होगी कि जब भी हम गूगल मैप्स की या इनफैक्ट गूगल की कोई भी एपीआई आप यूज़ करने जाओगे तो उसमें आपको क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन अपनी एंटर करनी पड़ेगी व्हेन यू आर ट्राइंग टू साइन अप। वैसे गूगल एपीआई का फ्री टियर भी है, मतलब ऐसा नहीं है क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एंटर करके हमें पे ही करना पड़ेगा। हम फ्री में भी एपीआई को यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम क्रेडिट कार्ड से थोड़ा सा दूर रहेंगे, क्योंकि उसके लिए हो सकता है आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अरेंज ना कर पाएं, के पास ना हो। तो उसके लिए हम एक दूसरे ऑप्शन यानी दूसरी एपीआई को यूज करेंगे विच इज कॉल्ड मैपबॉक्स। एंड मैपबॉक्स भी काफी वेल नोन, काफी पॉपुलर एंड प्रोफेशनली जो यूज होती है वेबसाइट्स के अंदर, वो एपीआई है जिसका हम एक फ्री वर्जन यूज करने वाले हैं। तो मैपबॉक्स पर जाने के लिए वी कैन सिंपली सर्च फॉर मैपबॉक्स। ये हमारा पेज आ जाएगा www.mapbox.com, एंड व्हाट वी कैन डू इज
हम यहाँ से जाके गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर हमें क्लिक करना है और हमें अपने लिए एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक नॉर्मल ईमेल आईडी चाहिए। आपके ईमेल आईडी पर पासवर्ड आ जाएगा एंड फिर आप जाके अपना अकाउंट जो है उसको सेटअप कर लेंगे। तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपको एक यूजर नेम सेटअप करना होगा, अपना पासवर्ड सेटअप करना होगा और अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। एंड एक बार हमने मैप बॉक्स पे कर लिया है सेटअप सारी चीज़ें, उसके बाद फाइनली हम अपने मैप बॉक्स के अकाउंट पर जा सकते हैं। एंड जैसे ही आप मैप बॉक्स के ऊपर लॉग इन करोगे, दिस इज प्रोबेबली गोइंग टू बी योर होम पेज। यहाँ पे मैंने साइन अप किया है विद द नेम डेल्टा स्टूडेंट। एंड जब हम साइन अप करेंगे तो हमें इस तरीके से एक्सेस टोकन्स मिलेंगे। अब एक्सेस टोकन्स के बारे में पहले भी हमने थोड़ी बहुत बात की है। बेसिकली एपीआईज में ऑथेंटिकेशन का काम, कि सही यूजर आ रहा है क्या एपीआई को यूज करने, वो हमारे लिए हमारे एक्सेस टोकन्स कर रहे होते हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी एक डिफॉल्ट पब्लिक टोकन होगा जो जनरेटेड होगा, या तो हम इसे कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो हम रिफ्रेश करके अपने लिए नए टोकन्स को जनरेट कर सकते हैं। अभी के लिए क्या करेंगे, इसी सेम टोकन को हम जनरेट कर लेंगे। अब ये जो डिफॉल्ट पब्लिक टोकन है, एज सच ये कोई सीक्रेट टोकन नहीं है। जैसे अपने एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में पहले हमने बात की थी कि .env फाइल के अंदर हम अपने एपीआई की, एपीआई सीक्रेट्स को स्टोर कराते हैं, बट एज सच हमारा जो पब्लिक टोकन होता है वो सीक्रेट नहीं होता। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसे हम लोगों के साथ शेयर करेंगे इधर उधर, बट जनरली हमारा पब्लिक टोकन पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, यानी उसे हम अपने क्लाइंट साइड को भेज रहे होते हैं, वो हमारे ब्राउजर के अंदर सेव होता है। तो एज सच इसे हमें सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे टोकन्स या बाकी एपीआई रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही जगह रहे, इसीलिए हम अपने इस पब्लिक टोकन को भी अपने .env फाइल के अंदर सेव करवाएंगे। और ये जो पब्लिक टोकन है ये हमें हेल्प करेगा टू यूज द एपीआई, क्योंकि हमारी जो मैप बॉक्स वाली एपीआई है वो एज सच ऑथेंटिकेशन फ्री एपीआई नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई भी रिक्वेस्ट भेज सकता है। मैप बॉक्स सिर्फ उन्हीं रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा जिसमें पब्लिक टोकन इंक्लूडेड होगा। तो इसीलिए इस पब्लिक टोकन को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे एंड अपने .env फाइल के अंदर यहाँ पे आके वील कॉल इट मैप टोकन। हम अपने मैप टोकन को कर देंगे सेव, इसे कर देते हैं क्रॉस। तो सिर्फ इतना ही काम करना है अभी के लिए, हमें अपने मैप टोकन को सेव करना है, हमें अकाउंट बनाना है अपने मैप बॉक्स के ऊपर एंड इस पब्लिक टोकन को कॉपी कर लेना है। तो अभी के लिए हमें इतना ही काम करना है। सबसे पहले मैप बॉक्स के ऊपर हमें अकाउंट बनाना है, उसके बाद अपने डिफॉल्ट पब्लिक टोकन को हमें कॉपी करना है और उसे अपनी .env फाइल के अंदर हमें सेव करना है। अब नेक्स्ट हम डिस्प्ले कराने वाले हैं अपनी वेबसाइट पर अपना फर्स्ट मैप। और हमारा फर्स्ट मैप दिखाई कैसे देगा, अगर हम जाएं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, टूल्स एंड रिसोर्सेज, वी कैन बेसिकली गो टू दिस पेज ऑन मैप बॉक्स। और मैप बॉक्स के अंदर यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट हमारे पास स्टाइल्स होते हैं। तो इसमें एक स्ट्रीट स्टाइल हम देख लेते हैं। तो हमारा जो मैप जिसको हम डिस्प्ले कराएंगे वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। यानी इसी तरीके से हम अपने मैप को थोड़ा बहुत रीसाइज कर पाएंगे। हम चाहें तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जा सकते हैं, अपने पॉइंटर्स वगैरह, मार्कर्स वगैरह सेट कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं। बट बेसिकली जैसे हमें गूगल मैप दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपने जोमेटो स्विगी यूज़ किए होंगे तो उनके ऊपर हमें मैप दिखाई दे रहा है, ऊबर ओला के ऊपर हमें मैप दिखाई देता है। तो वहाँ पर जैसा मैप हमें दिखाई देता है वैसा सा ही कुछ मैप हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कराने वाले हैं। अब अपने फर्स्ट मैप को डिस्प्ले कराने के लिए वील यूज़ मैप बॉक्स डॉक्यूमेंटेशन, एंड डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करके हमें सिंपल मैप, यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मैप बॉक्स की डॉक्यूमेंटेशन में। आपको डॉक्यूमेंटेशन पर अगर आप जाओगे तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे विच इज़ मैप बॉक्स GLJS लाइब्रेरी। वी कैन गो टू GLJS डॉक्स एंड दिस इज बेसिकली अ क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग वेब मैप्स एंड वेब एप्लीकेशंस विद मैप बॉक्स मॉडर्न मैपिंग टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वैसे जो मैप बॉक्स के साथ आप कर सकते हैं। काफ़ी, अगर आप इस डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से एक्सप्लोर करोगे तो काफ़ी नए नए आइडियाज़ भी आपको आएंगे कि आप और फर्दर कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो जो मैप्स को इंक्लूड करते हैं। बाकी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अपने काम की चीज़ें हैं जिनको सीखने वाले हैं एंड उन्हें हम करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि अभी जैसे हमने इमेज अपलोड के बारे में बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि इमेज अपलोड एज सच ऐसा फीचर नहीं है जो आपको आना ही आना चाहिए, जो आपसे इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाएगा। बट हाँ, क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट के अंदर इंप्लीमेंट करना है तो उसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं।
वैसे ही किसी भी वेबसाइट के ऊपर मैप को दिखाना ऐसा फीचर नहीं है जो बिल्कुल आपको एज अ डेवलपर आना ही आना चाहिए, बट क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट के लिए इस फीचर को बिल्ड करना है तो फिर हम इसे यूज़ कर रहे हैं। एज सच इंटरव्यूज़ के अंदर कोई सॉलिड रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको मैप्स वाली एपीआईज यूज़ करनी आनी चाहिए, क्योंकि हर वेबसाइट मैप्स एपीआई यूज़ नहीं करती। तो ये बस एक एडेड फीचर है जिसको हम अपनी वेबसाइट के लिए बिल्ड कर रहे हैं। ऑल्सो सेकेंड पॉइंट जो हमने इमेज अपलोड के टाइम पे बात की थी कि इमेज अपलोड, वैसे तो लेक्चर देखते हुए हमें लगेगा कि ठीक है सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड चली गई और हमने काफ़ी कम टाइम में सारी चीज़ें कर ली हैं, इमेज को अपलोड कर लिया, डेटाबेस के अंदर सेव करवा लिया, यूआरएल सब कुछ कर लिया है। वैसी ही सेम फीलिंग हमें हो सकता है कि मैपिंग जो है, हम जो मैप को डिस्प्ले करा रहे हैं उसको, उस फीचर को बिल्ड करते टाइम आए, क्योंकि उसमें हमें लग सकता है कि ठीक है सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड चल गई, हमें पता है कि यहाँ से हमें डॉक्यूमेंटेशन में ये पार्ट पढ़ना है, यहाँ से हमें ये वाले एग्जाम्पल से ये वाला कोड उठाना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है अपने कोड के अंदर और फिर चीज़ों को वर्कआउट करवाना है, फिर हमें अपना मैप डिस्प्ले कराना है, सारी चीज़ें करनी है। तो लेक्चर पढ़ते टाइम हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिंपल लग सकती हैं, बट एक्चुअली अगर आप मैप वाला फीचर खुद से पूरा इंप्लीमेंट करने बैठोगे तो उसमें हमें टाइम लगेगा एज अ डेवलपर। क्योंकि काफ़ी सारी, जब हम नए फीचर्स, नई फंक्शनैलिटीज़ बिल्ड करते हैं जो ऑलरेडी बिल्ट नहीं होती, तो उस केस में हमें रिसर्च में टाइम लगता है। दूसरा, हमारे पास बीच में काफ़ी सारे बग्स आते हैं जिनको फिक्स करने में हमें टाइम लगता है। अब वो सारा टाइम मैंने एज अ टीचर लगा दिया है, तो आपको लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखेंगी, पर जब भी प्रैक्टिकली अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर हम फीचर्स बिल्ड करने बैठे तो उस टाइम पे अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम लगता है, अगर आपको रिसोर्सेज, नए एपीआईज ढूंढना, एपीआईज की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में, एपीआईज को डॉक्यूमेंटेशन को जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो एग्जांपल्स के थ्रू, उसको समझने में, उसके अंदर बग्स फाइंड आउट करने में, बग्स फिक्स करने में, ये सारी चीज़ों में अगर आपको टाइम लग रहा है प्रैक्टिकल डे टू डे बेसिस पर, तो उसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिकॉज दैट इज कॉल्ड बीइंग अ प्रोग्रामर। क्योंकि जब भी हम कोड लिखते हैं कुछ ना कुछ एरर्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे ही, एंड उन्हीं एरर्स को सॉल्व करते करते हमारा लॉजिक बिल्ड होता है। तो इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि आप नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो तो एरर्स आएंगे ही आएंगे, तो उन नई चीज़ों को ट्राई करने से घबराना नहीं है, अपने एरर्स को सॉल्व करते जाना है, नई चीज़ें सीखती जानी है। पर हमारे बैक ऑफ द माइंड पे ये भी हमें पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें लाइफ के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलेंगी। कुछ भी नया फीचर, कुछ भी नई चीज़ अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को जितना अच्छे से हम सॉल्व करेंगे, जितना दृढ़ता के साथ हम सॉल्व करेंगे, उतने हम बेटर प्रोग्रामर बनते जाएंगे। तो ये एक छोटा सा मैसेज था जो मैं आपको देना चाहती थी, ताकि हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमारे दिमाग के अंदर सेट कर रहे हो। अब आ जाते हैं अपने मैपबॉक्स GLJS पर। तो दिस इज़ बेसिकली द डॉक्यूमेंटेशन जिसको हम यूज़ करेंगे, एंड इसी के अंदर अगर आप एग्जाम्पल्स में जाओ तो एग्जाम्पल्स में आपको काफ़ी सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। मतलब मैप बॉक्स को यूज़ करके हम क्या क्या डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। डिस्प्ले अ वेब मैप यूजिंग एन ऑल्टरनेट प्रोजेक्शन, क्रिएट एंड स्टाइल क्लस्टर्स, एड अ पॉलीगन, तो मैप्स, एड अ 3D मॉडल, एड अ जियो कोडर। तो मैप बॉक्स को यूज़ करके हम काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको कर सकते हैं। अब उसमें से सबसे बेसिक चीज़ जो हम करने वाले हैं दैट इज़ टू डिस्प्ले अ मैप ऑन अ वेब पेज। तो इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं अपना फर्स्ट मैप दिखाने के लिए। अब एग्जाम्पल के अंदर हमें पूरा कोड दिया हुआ है। ये तो है कि अगर आप एक सिंगल पेज बना रहे हो जिसके अंदर आप सिर्फ मैप दिखाना चाहते हो, उस केस में हम इस पूरे कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, पर हमें पूरे पेज के ऊपर मैप नहीं दिखाना। हमें तो क्या करना है, हमारा जो show.ejs वाला पेज है, यानी हमारा जो ये वाला पेज है, इस पेज के ऊपर हम अपने मैप को डिस्प्ले कराना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द पेज। तो वो चीज़ करवाने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये 2 एक्स्ट्रा लिंक्स हैं जिनको हमें ऐड करना पड़ेगा अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर या अपने कोड के अंदर। इनमें से सबसे पहला एक स्टाइल शीट का लिंक है विच इज़ मैप बॉक्स स्टाइल शीट, एंड दूसरा लिंक हमारे पास जावास्क्रिप्ट का लिंक है जो फंक्शनैलिटी ऐड करेगा मैप्स के अंदर। तो इन दोनों लिंक्स को कॉपी कर लेते हैं एक बार, एंड इन्हें हम पेस्ट करेंगे अपने boilerplate.ejs के अंदर। boilerplate.ejs में लास्ट में इन्हें हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम क्या करने वाले हैं, अपने मैप को डिस्प्ले कराने के लिए, इफ़ आई जूम इन, अपने मैप को डिस्प्ले कराने के लिए हमारी जो बॉडी टैग है उसके अंदर हमारे पास एक डिव होना चाहिए विद एन ID मैप। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड हमें मैप कहाँ पे डिस्प्ले कराना है, हमें मैप डिस्प्ले कराना है show.ejs के अंदर। तो वील गो टू show.ejs, एंड मैप हम कहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। बेसिकली जब हमारे ये ऑल रिव्यूज़ ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम अपने मैप को डिस्प्ले कराएंगे। तो ऑल रिव्यूज़ हमारा, एंड ये जो हमारा डिव है, दिस डिव is basically for the entire class। तो इसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं क्लास को, एंड हम अपने लिए एक नया डिव बनाएंगे यहाँ पर। इस डिव को हम सेम क्लास देने वाले हैं।
इस div के अंदर सबसे पहले तो एक H3 क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे Airbnb वेबसाइट पे क्या लिखा होता है, where you'll be। सेम चीज़ हम लिखने वाले हैं अपनी वेबसाइट पर। एंड उसके बाद हम अपना div क्रिएट करेंगे जिसकी ID होने वाली है मैप ID। सो दिस इज द div जो हमें क्रिएट करना है और इसी div के अंदर हमें हमारा मैप दिखाई देगा। इसको सेव कर लेते हैं एंड जाके अगर रिफ्रेश करेंगे अपने पेज पे तो अभी हमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ ये वेयर यूल बी दिखाई देगा। इसे भी अगर हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करना चाहते हैं, इनफैक्ट इसे कॉलम दे देते हैं 6, सेव एंड रिफ्रेश। ये div आई थिंक हमारा यहाँ पर आना चाहिए टू प्रॉपरली सेट, ओके यहीं पर आएगा। एंड साथ के साथ एक और चीज़ हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिव्यूज़ है नहीं तो ये ऑल रिव्यूज़ हमें दिखाने की एज सच ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पर ये जो ऑल रिव्यूज़ है इससे कट कर लेते हैं एंड इस ऑल रिव्यूज़ को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। रिफ्रेश कर लिया। अब यहाँ एक लॉजिक हम लगा सकते हैं कि अगर हमारी लिस्टिंग डॉट रिव्यूज़ की लेंथ ग्रेटर देन 0 है, यानी हमारी लिस्टिंग के अंदर अगर रिव्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं, तभी हम क्या करेंगे, तभी हम अपने ऑल रिव्यूज़ को डिस्प्ले कराएंगे और बाकी सारे केसेस में ऑल रिव्यूज़ को हम डिस्प्ले नहीं करा रहे होंगे। तो ये एक छोटा सा चेंज है जिसको हम ऐड कर रहे होंगे एंड इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, अब ऑल रिव्यूज़ हमें दिखाई नहीं दे रहा। एंड द सेम थिंग वी कैन डू फॉर आर HR टैग जो हमें एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। अभी हमारे रिव्यूज़ वाले फॉर्म के अंदर हमने एक HR टैग ऐड किया होगा, दिस वाज द HR टैग। इसे हम क्रॉस करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एंड रिफ्रेश। ओके, यूज़र क्योंकि लॉग्ड इन है तो फिर हमें हमारा ये HR टैग जो है वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपने मैप को ऐड करने के लिए। तो हमने लास्ट में इतना पार्ट हमने ऐड कर लिया अपने मैप को ऐड करने के लिए, बट उसके साथ में देयर इज़ वन एडिशनल थिंग। वी गो टू द एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट का हमारे पास एक्स्ट्रा कोड भी है जिसको हमें ऐड करना पड़ेगा। एंड स्क्रिप्ट वाले कोड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर एक तो हमारे पास हमें मैप बॉक्स gl.access टोकन, यानी हमें अपना एक एक्सेस टोकन जो हमने ऑलरेडी ले रखा है उसको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए। बाकी हम न्यू मैप बॉक्स gl.map इस फंक्शन को यूज़ करके अपने लिए एक नया मैप क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर हम एक कंटेनर पास कर रहे हैं। यहाँ से हम उस मैप को स्टाइल दे रहे हैं। स्टाइल देने का मतलब है कि हमारा मैप कैसा दिखाई देगा। हम उसके लिए एक सेंटर डिफाइन कर रहे हैं। सेंटर इज बेसिकली मैप के ऊपर शुरुआत में एक पोजीशन दिखाई देती है। जैसे जब भी हम किसी मैप को खोलते हैं तो उसमें एक पिन पॉइंट करके सेंटर पोजीशन होती है जो हमें दिखाई देती है, तो ये वो स्टार्टिंग पोजीशन है मैप की। एक जूम लेवल होता है कि कितना जूम्ड इन या जूम आउट होके आप अपने मैप को दिखाना चाहते हो। तो ये जो पूरा कोड है इसे हम यूज़ करने वाले हैं। अभी के लिए इस कोड को यहीं पर लिख लेते हैं, इसे हम div के बाहर लिखेंगे एंड इसे कर लेते हैं सेव। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपना एक्सेस टोकन लिखना है जो हमें अपने एनवायरमेंटल वेरिएबल से मिलेगा। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट मैप टोकन इज इक्वल टू दिस इज गोइंग टू बी process.env.map टोकन एंड इसे हम डबल कोट्स के अंदर ऐड करने वाले हैं। ये जो वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू मैप टोकन। एंड इनफैक्ट हम अपने मैप टोकन को प्रिंट भी करवा सकते हैं। एक बार कर लेते हैं सेव एंड इस बार जब हम अपने show.egs पर जाएंगे तो एक बार इसे इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं एंड साथ के साथ रिफ्रेश भी कर लेते हैं। ओके, एन API एक्सेस टोकन इज रिक्वायर्ड टू यूज। हमारा जो एक्सेस टोकन है वो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं था। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक बार अपने सर्वर को स्टॉप करके हम इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं एंड इस बार रिफ्रेश करेंगे। तो इस बार रिफ्रेश करें तो हमारे पास हमारा एक्सेस टोकन आ गया, बट मैप अभी डिस्प्ले होके दिखाई नहीं दे रहा। इसका रीज़न है कि अभी मैप के अंदर हमने अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लिया, div को कॉपी कर लिया, लिंक्स को कॉपी कर लिया, बट ये कुछ एक्स्ट्रा स्टाइलिंग है जिसको हमें कॉपी करना पड़ेगा। यानी हमारा जो मैप वाला div है उसे हमें कुछ स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। तो स्टाइलिंग देने के लिए हम जा सकते हैं अपने पब्लिक फोल्डर के CSS के अंदर style.css में और यहाँ पर
हम अपने मैप के लिए स्टाइलिंग ऐड करेंगे। तो मैप के लिए स्टाइलिंग ऐड करने के लिए हमें जो ओरिजिनल जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग दी हुई है वो ये दी हुई है, बट ये जो स्टाइलिंग है इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट है, टॉप बॉटम 0 है, विड्थ 100% है। हमें ये वाली स्टाइलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वो स्टाइलिंग है जो हम अगर पूरे पेज पर मैप डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसके लिए चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमारा जो बॉक्स हो उसे हम एक हाइट दे दें। लेट्स गिव इट अ इनिशियल हाइट ऑफ 100 पिक्सल्स एंड विड्थ ऑफ 100 पिक्सल्स। सेव कर लेते हैं एक बार, वापस आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, एंड इस बार क्या हुआ, हमें एक छोटा सा मैप दिखाई दे रहा है। इसे साइज में बड़ा करने के लिए इसे एक बड़ी हाइट हम दे सकते हैं। लेट्स गिव इट अ हाइट ऑफ 400 पिक्सल्स एंड इसे एक फिट दे देते हैं 80 या 60 व्यू पोर्ट, या लेट्स गिव इट एन 80 व्यू पोर्ट हाइट। रिफ्रेश किया एंड इस बार जो हमारा मैप हमारे पास आया, दिस इज़ अ फेयरली लार्जर मैप। तो ये हमारा फाइनली मैप है। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो show.ejs के अंदर अगर हम जाएंगे, सेंटर जो है इसका वो बाय डिफ़ॉल्ट यही है, स्टार्टिंग पोजीशन, विच इज़ प्रॉबेबली, वेयर इज़ इट, ये यूएस की एक लोकेशन है फिलाडेल्फिया के पास, विच इज़ द सेंटर ऑफ द मैप। तो सेंटर ऑफ द मैप यानी स्टार्टिंग पोजीशन, बेसिकली कहने का मतलब होता है कि जब हमारा मैप खुलेगा तो हमारा मैप कौन सी कंट्री में कौन सी जगह पे पिन पॉइंट होगा, हमारे मैप के सेंटर में कौन सी जगह होने वाली है। हम चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं सेंटर को। लेट्स सर्च फॉर न्यू दिल्ली कोऑर्डिनेट्स, और इसमें हम अपने ये कोऑर्डिनेट्स पास करने वाले हैं। अब मैप बॉक्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैप बॉक्स के अंदर पहले हम लॉन्गिट्यूड भेजते हैं, फिर हम अपना लैटिट्यूड भेजते हैं। जनरली जब भी हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो उसमें पहले लैटिट्यूड आता है, फिर हमारा लॉन्गिट्यूड आता है, बट मैप बॉक्स ऑपोजिट करता है, मैप बॉक्स उल्टा करता है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। सेव कर लिया एंड इस बार मैप को रिफ्रेश करेंगे तो इस बार हमें सेंटर क्या दिखाई दे रहा है, सेंटर हमारा न्यू दिल्ली हो गया। तो इस तरीके से आप भी अगर चाहते हो, जो भी आपकी लोकेलिटी है उसके आसपास अगर आप अपने मैप का सेंटर ऐड करना चाहते हो, सो वी कैन सिंपली चेंज दिस मैप सेंटर। इसके बस हमें कोऑर्डिनेट्स चेंज करने। कोऑर्डिनेट्स चेंज करते टाइम यहाँ पे ये जरूर याद रखना है कि हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी उसमें पहले हमें लॉन्गिट्यूड ऐड करना है, फिर हमें लैटिट्यूड ऐड करना है, ऑपोजिट नहीं करना है। जनरली ऑपोजिट होता है, ओरिजिनल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, पर यहाँ पर मैप बॉक्स के अंदर ऑपोजिट है। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने सारा कोड लिख दिया है। इस कोड को हम क्या करेंगे, अपनी एक सेपरेट फाइल के अंदर पुश करेंगे। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर जो हमारी JS है, JS के ही अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे, वील कॉल इट map.js, और map.js के अंदर अपनी ये फंक्शनैलिटी जो है इसको हम कॉपी करने वाले हैं या कट करके पेस्ट कर देंगे। अब जब भी हम इसके अंदर फंक्शनैलिटी पेस्ट करेंगे तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम होगी कि हमारे process.environment वेरिएबल्स जो हैं ये इस map.js के अंदर एक्सेसिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये तो पब्लिक फाइल्स हैं। तो इसके अंदर अपने प्रोसेस यानी अपने जो भी वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेसिबल कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमारे पास सारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी एक्सेस है इन आर EJS फाइल। तो हम क्या करेंगे, EJS से अपनी स्क्रिप्ट को एक्सेस करेंगे। तो EJS से हम एक स्क्रिप्ट चलाने वाले हैं जिसके अंदर हम अपने एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को सेव करवा लेंगे, एंड फिर जिन वेरिएबल्स के अंदर, जिन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के अंदर हम इनको सेव करवाएंगे, उन वेरिएबल्स को हम अपनी public/js की जो फाइल्स हैं उनके अंदर एक्सेस कर पाएंगे। अब क्योंकि पब्लिक फोल्डर की जो जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं उनके पास एनवायरमेंटल वेरिएबल्स की एक्सेस नहीं है, तो वो डायरेक्टली जाके उन एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकता। अगर हम यहाँ पे जाके लिख देंगे दिस सिंपल लाइन process.env.map_token तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो इसीलिए EJS क्या करेगा, इन्हें एक स्क्रिप्ट की फॉर्म में नए जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के अंदर सेव करवाएगा, उसके बाद इन्हें हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर एक्सेस करेंगे। तो इस प्रोसेस के लिए व्हाट वील डू इज, हम अपने show.ejs में ऊपर की तरफ ही एक स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करेंगे जिसमें हम एक नया वेरिएबल बनाने वाले हैं। वील कॉल इट, इसे कह देते हैं मैप टोकन, और मैप टोकन के अंदर बेसिकली यही वैल्यू स्टोर कराएंगे। इसको कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। तो ये जो वैल्यू है इसे मैप टोकन वेरिएबल के अंदर हम सेव करवाएंगे, एंड फिर यहाँ जाके डायरेक्टली हम अपने मैप टोकन को एक्सेस कर सकते हैं। अब क्योंकि ये वाला जो स्क्रिप्ट टैग है, ये जो स्क्रिप्ट का कोड है, ये पहले रन करेगा एज कंपेयर टू दिस फाइल, क्योंकि इस फाइल को हम कहाँ यूज करेंगे, इस फाइल को अपने show.ejs में हम लास्ट में यूज कर रहे होंगे।
तो यहाँ सोर्स टैग में हम लिख देते हैं /js/map.js, सेव कर लेते हैं एंड दिस इज़ आवर कोड। इस कोड के अंदर हमें दिख रहा है कि पहले हमारे पास मैप टोकन है, या इनफैक्ट इतने पार्ट को हम हटा लेते हैं। सो हमारा मैप टोकन डायरेक्टली आ रहा है, वो हमारे एक्सेस टोकन के अंदर स्टोर हो रहा है, यानी मैपबॉक्स gl.access टोकन के अंदर। फिर उससे हमारे लिए हमारा मैप क्रिएट हो रहा है। अभी के लिए जो मैप कंटेनर है, इस कोड को सेव कर लेते हैं एंड आई डोंट नो अभी ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों को तो हमने सही एंटर किया हुआ है, बट एक बार जाके टेस्ट कर लेते हैं। रिफ्रेश करेंगे जैसे ही, ओके कोई चीज़ ब्रेक कर गई कंसोल में, अनएक्सपेक्टेड टोकन show.ejs के अंदर व्हाट इज़ द अनएक्सपेक्टेड टोकन। अच्छा, ये जो स्क्रिप्ट टैग है, हमने जेएस फाइल के अंदर कोड लिख दिया, तो स्क्रिप्ट टैग की अब ज़रूरत नहीं है। वेरी सिंपल, रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा से अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास हमारा मैप आ गया। और मैप कहाँ पे सेंटर्ड है, मैप हमारा सही लोकेशन पे सेंटर्ड है, विच इज़ न्यू दिल्ली। आप चाहें तो इसको किसी और लोकेशन पे भी सेंटर कर सकते हो, बट बेसिकली हमारा कोड अलग से हमने map.js के अंदर लिख दिया एंड show.ejs क्या कर रहा है, इस मैप को एक्सेस कर रहा है। तो अभी के लिए एक बेसिक मैप को हमने रेंडर करा दिया है, और ये जो बेसिक मैप है हमारे सारे के सारे शो पेजेस पे दिखाई देगा। इफ वी गो टू एनी रैंडम पेज, वहाँ पे हमें हमारा मैप दिखाई दे रहा होगा। अब नेक्स्ट चीज जिस पर हमें ध्यान देना है वो ये कि अभी तो हम मैप्स को कैसे दिखा रहे हैं, अभी सारे के सारे मैप्स में हमारी जो लोकेशन है वो न्यू दिल्ली दिख रही है, बट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी लिस्टिंग के अंदर जो भी लोकेशन स्टोर्ड है, हमारे स्कीमा के अंदर जो भी हमने लिस्टिंग की लोकेशन स्टोर कराई है, हम चाहते हैं हमारे मैप की जो सेंटर पोजिशन हो वो ये लोकेशन हो। एंड उसी फंक्शनैलिटी के ऊपर अब हम नेक्स्ट काम कर रहे होंगे। अब अपनी सही लोकेशन को डिस्प्ले कराने से पहले वील हैव टू लर्न अबाउट दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड जियो कोडिंग। जियो कोडिंग का क्या मतलब होता है? जियो कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एड्रेसेस इनटू जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। अभी अगर हम अपनी लोकेशन की बात करें तो हमारी लिस्टिंग के अंदर क्या लोकेशन ऐड हम कर रहे हैं, लिस्टिंग के अंदर हम नॉर्मली टेक्स्ट के अंदर लोकेशन ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हैं न्यू दिल्ली इंडिया, या हम अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हैं जयपुर राजस्थान, या अगर हमें कोई और लोकेशन ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल वी ऐड गोवा इंडिया। तो इस तरीके से हम अपनी लोकेशंस को ऐड कर सकते हैं। अब ये जो लोकेशंस हैं ये हमारे मैप को समझ नहीं आती, हमारे मैप को समझ में आते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स यानी हमारे लैटिट्यूड्स एंड हमारे लॉन्गिट्यूड्स, और लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स नंबर्स होते हैं। तो हम कैसे अपनी इन लोकेशंस को लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता है इसी को हम जियो कोडिंग कहते हैं। एंड मैप को यूज करने का एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, जो कोर फॉर्म होता है, वो हमारा जियो कोडिंग का प्रोसेस होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई स्ट्रीट एड्रेस दिया, अगर हम कुछ भी रैंडम एड्रेस देते हैं, हाउस नंबर 1 2 3 4 इन सम लोकेलिटी, तो उसके लिए जो हमारे पास प्रॉपर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आते हैं, तो उन्हें फिर हम यूज कर सकते हैं अपने मैप की सही पोजीशन डिसाइड करने के लिए, मैप को सेंटर करने के लिए। मैप के ऊपर अगर हम कोई मार्कर ऐड करना चाहते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज ऐड करना चाहते हैं, उनके लिए हमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स यानी कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। अब जियो कोडिंग का जो प्रोसेस है हमें उसे मैन्युअली नहीं करना होता, यानी हमें खुद बैठ के खुद से कोई कैलकुलेशन या मैथमेटिकल फॉर्मूला या कुछ निकालने की जरूरत नहीं है जिससे हम एक लोकेशन को किसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अंदर कन्वर्ट करें। जनरली जियो कोडिंग के लिए बहुत सारी ऑनलाइन एपीआईज अवेलेबल होती हैं। अगर आप गूगल मैप्स जैसी एपीआई यूज करोगे तो गूगल मैप्स की खुद अपनी जियो कोडिंग की एपीआई है, यानी गूगल मैप्स तो आप यूज ही कर रहे हो, उसके साथ साथ उन्हीं की जियो कोडिंग की एपीआई भी आप यूज कर सकते हो। वैसे ही मैप बॉक्स के अंदर भी अपनी जियो कोडिंग की एपीआई है, यानी ये एपीआई क्या करेगी, इस एपीआई को अगर आप कोई भी लोकेशन भेजोगे, फॉर एग्जांपल इसे हमने लोकेशन भेजी न्यू दिल्ली, तो ये हमें क्या करेगा, न्यू दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स रिटर्न कर देगा, जिन कोऑर्डिनेट्स को फिर हम यूज कर सकते हैं अपने मैप को मैनिपुलेट करने के लिए। तो अभी के लिए हम एक चीज इंप्लीमेंट करने वाले हैं कि जब भी हम किसी नई लिस्टिंग को ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी वेबसाइट के ऊपर इफ वी आर गोइंग टू ऐड अ न्यू लिस्टिंग, डेमो से लॉगिन कर लेते हैं। अगर हम कोई नई लिस्टिंग ऐड कर रहे हैं तो इसमें हमें कुछ लोकेशन एंटर करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए एक सिंपल सी फंक्शनैलिटी को हम बिल्ड करेंगे कि जो भी लोकेशन हम ऐड करने वाले हैं, यहाँ पे एंटर करने वाले हैं न्यू लिस्टिंग के लिए, उस लोकेशन के लिए हम अपने कोऑर्डिनेट्स को प्रिंट करवाएंगे। तो उतना पार्ट अगर हमने अचीव कर लिया तो उसके बाद उन्हीं सेम कोऑर्डिनेट्स को जिनको हम प्रिंट करवा रहे हैं उन्हीं को अपने मैप के ऊपर हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अभी के लिए इस पार्ट के अंदर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फोकस करेंगे कि कैसे अपनी नई लिस्टिंग के अंदर जो भी लोकेशन हमें मिल रही है उस लोकेशन के लिए हम अपने कोऑर्डिनेट्स को प्रिंट करवा सकें। एंड उसके लिए हम मैप बॉक्स की जियो कोडिंग एपीआई को यूज करेंगे
वी कैन गो टू दिस लिंक which is mapbox.com/API/search/geocoding, जिसके अंदर जियोकोडिंग रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2 तरीके की जियोकोडिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड, एक होती है बैकवर्ड। फॉरवर्ड जियोकोडिंग कन्वर्ट्स लोकेशन टेक्स्ट इनटू जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 लिंकन मेमोरियल सर्कल NW दिया हुआ है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। एंड एक होती है रिवर्स जियोकोडिंग, यानी अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो उसके बेसिस पर हमारी लोकेशन का क्या नाम है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो जनरली जैसे अगर हम अमेजोन के ऊपर कुछ भी सामान ऑर्डर करते हैं तो हमें अपना एड्रेस डालना होता है, या स्विगी वगैरह पे अगर हम अपना एड्रेस डालते हैं तो एड्रेस डालते टाइम जब भी हम अपने घर का एड्रेस टाइप कर रहे होते हैं तो क्या करता है, हमें कुछ एरिया वाइज कुछ कुछ चीज़ें सजेस्ट करता है, यानी मैप के ऊपर कुछ कुछ फिक्स्ड एरियाज है जिनको सजेस्ट करता है। वो पॉसिबल हो पाता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जियोकोडिंग की वजह से। यानी बेसिकली जिस भी लोकेशन का हम एड्रेस डालते हैं सबसे पहले वो कोऑर्डिनेट्स के अंदर कन्वर्ट होती है, तो लोकेशन का कोऑर्डिनेट्स के अंदर कन्वर्ट होना होता है फॉरवर्ड जियोकोडिंग। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट होते हैं तो आसपास वाली जगह वहां से निकाली जाती है। उसके बाद वो कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट होते हैं तो फिर जो भी लोकेशन हमने एंटर की थी उसके आसपास वाली सजेस्टेड ऑप्शंस हमें दिखाई जाते हैं, उसके अंदर से हम कुछ भी क्लिक कर सकते हैं तो हम एग्जैक्ट लोकेशन अपने लिए पिक कर सकते हैं। तो जो भी सजेशंस होते हैं लोकेशन से रिलेटेड वो सारे फॉरवर्ड एंड रिवर्स जियोकोडिंग की वजह से पॉसिबल होते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो API है जियोकोडिंग के लिए उसका URL हमें मिल रहा होगा। फॉरवर्ड जियोकोडिंग को बेसिकली हमें यूज करना है, जिसको हम यूज कर सकते हैं यूजिंग दिस API, यानी इस API एंड पॉइंट पर हमें गेट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और इस API को हम यूज कर सकते हैं अपनी फॉरवर्ड जियोकोडिंग के लिए। अब ये तो हो गया पहला तरीका जिससे हम मैन्युअली अपनी API को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, बट इसके अलावा मैपबॉक्स में जियोकोडिंग के लिए एक बहुत अच्छी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग SDK है। इफ वी गो टू दिस लिंक तो गिटहब के ऊपर हमें मैपबॉक्स SDK मिल जाएगी। दिस इज स्पेसिफिकली वो जावास्क्रिप्ट, यानी ये जो SDK है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ये स्पेसिफिकली Node.js के लिए है। हम इसको जाके पढ़ सकते हैं। अ जावास्क्रिप्ट SDK फॉर वर्किंग विद मैपबॉक्स APIs वर्क्स विद नोड। अगर हम नोड के साथ काम कर रहे हैं तो काम कर जाएगी, ब्राउजर के साथ भी काम कर रहे हैं तो काम कर जाएगी। रिएक्ट नेटिव के लिए अगर हम ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज रियली यूजफुल। इससे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो अपना कोर मैन्युअली जो API रिक्वेस्ट हम भेजते हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो काफ़ी सारा जो काम है वो हमारे लिए बच जाएगा। प्लस हमें अच्छे अच्छे यहाँ पे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि कैसे हम जियो कोडिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब इस SDK को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं। तो वी कैन सर्च फॉर फुल डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, दिस इज़ द फुल डॉक्यूमेंटेशन फॉर सर्विसेज। तो कई सारी सर्विसेज होती हैं जो ये SDK हमें प्रोवाइड करती है। अपडेट स्टाइल, डिलीट स्टाइल, हम मैप के स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपलोड डेटा सेट्स, बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। हमें जो बेसिक काम है दैट इज़ रिलेटेड टू जियो कोडिंग। तो यहाँ पे जियो कोडिंग वर्जन 6, हमें फॉरवर्ड जियो कोड इससे रिलेटेड काम है। सो फॉरवर्ड जियो कोड के अंदर काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं एंड ये हमारा छोटा सा बेसिक सा कोड होता है जो फॉरवर्ड जियो कोडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इस कोड को यूज़ करने से पहले सबसे पहले तो इस लाइब्रेरी को SDK को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ हम इसे सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन का लिंक हमें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही दिया होगा। दिस इज़ फॉर इंस्टॉलेशन। सो बेसिकली हमें npm इंस्टॉल करना है मैपबॉक्स SDK को। तो इसे कर लेते हैं कॉपी एंड एक बार सर्वर को करते हैं स्टॉप एंड वी कैन इंस्टॉल दिस। अब इंस्टॉल करने के बाद हमें इसे रिक्वायर करना पड़ेगा। रिक्वायर हम कहाँ पे करेंगे, हमें अपने लिए जो जियो कोडिंग करनी है वो अभी कहाँ पर करनी है, हमें अपनी न्यू लिस्टिंग वाले पेज पर करनी है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे ही हम कोई नई लिस्टिंग क्रिएट करें वैसे ही उस लोकेशन का हम कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको प्रिंट करवा दें। तो हम जो भी काम करेंगे अभी के लिए वो करने वाले हैं अपने कंट्रोलर्स के अंदर listing.js के अंदर जाकर। ये जो हमारा क्रिएट लिस्टिंग वाला जो मेथड है इसी के अंदर हम अपनी लोकेशन को एक्सेस करेंगे और उसके लिए कोऑर्डिनेट्स को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर जाके हम अपनी जो लिस्टिंग है, हम अपना जो मैप बॉक्स है उसके लिए फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे। तो मैप बॉक्स SDK को हम यहीं पर रिक्वायर करेंगे। रिक्वायर करने के लिए वी कैन गो टू द डॉक्यूमेंटेशन, जो गिटहब वाली हमारी डॉक्यूमेंटेशन है। दिस इज़ द डॉक्यूमेंटेशन मैपबॉक्स SDK JS। यहाँ से जाके सबसे पहले तो ये वाला जो लिंक है इसे, या इनफैक्ट स्टाइल्स नहीं, हमें सर्विसेज को कॉपी करना है। तो ये जो लाइन है इसे हम कॉपी कर सकते हैं एंड इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे।
व्हाट इज द लाइन? लाइन इज कि मैप बॉक्स के अंदर जो मैप बॉक्स SDK है उसके अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। हम कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं? हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं जियो कोडिंग वाली। तो यहाँ पे जियो कोडिंग लिख देंगे और ये हो जाएगा MBX जियो कोडिंग। साथ में हम यहाँ पर अपने एक्सेस टोकन को रिक्वायर कर लेंगे। सो आवर एक्सेस टोकन विच इज द मैप टोकन इज गोइंग टू बी process.env.map टोकन। एंड इस मैप टोकन को यूज करके हम अपने लिए एक बेस क्लाइंट को क्रिएट करेंगे। तो इसे पेस्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास MBX जियो कोडिंग। एक्सेस टोकन के अंदर हम अपना मैप टोकन पास करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द मैप टोकन एंड इसे हम नाम दे देंगे। मैं ये जो नाम मैं यहाँ पे नेम कर रही हूँ ऐसा नहीं है, मुझे ये सिंटैक्स कंप्लीटली याद है। ये सिंटैक्स मैं डॉक्यूमेंटेशन से ही कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और ये सिंटैक्स याद करने का बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं है। हमेशा एज अ डेवलपर आपको डॉक्यूमेंटेशन को ही देखना पड़ेगा। और ये जो नेमिंग मैं कर रही हूँ, नेमिंग कन्वेंशन के लिए मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रही हूँ कि यहाँ पर मेरे क्लाइंट का नाम जियो कोडिंग क्लाइंट रखा हुआ है। तो मैं भी क्या करूँगी, इसे जियो कोडिंग क्लाइंट कह दूँगी। तो बेसिकली हमने अपनी जियो कोडिंग वाली जो सर्विस है उसको रिक्वायर किया, उसको हमने एक तरीके से स्टार्ट कर दिया सर्विस को बाय पासिंग आर एक्सेस टोकन। और फिर हमारे पास एक जियो कोडिंग क्लाइंट आ गया। क्लाइंट यानी हमारे पास एक ऐसी ऑब्जेक्ट आ गई, एक ऐसी चीज़ आ गई, फंक्शनैलिटी आ गई, बॉक्स आ गया जो हमें कुछ काम करके देगा जियो कोडिंग रिलेटेड। अब एक्चुअल जियो कोडिंग करने के लिए हम अपनी क्रिएट लिस्टिंग के अंदर आ जाते हैं। और क्रिएट लिस्टिंग के अंदर बेसिकली हमें क्या करना है, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ बाद में ऐड करेंगे। क्रिएट लिस्टिंग के लिए हमारी जो रिक्वेस्ट के अंदर, या अभी के लिए रिक्वेस्ट वाली लोकेशन नहीं, अभी के लिए क्या करेंगे, इस पूरे कोड को यहाँ से एक बार कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इस कोड को यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। हमें डॉट देन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉट देन की जगह अब हम अवेट यूज़ करने वाले हैं। तो जब भी असिंक अवेट यूज़ करते हैं हम अपने प्रोमिसेस को डॉट देन से जाके उनका रिस्पॉन्स नहीं देखते। यहाँ पे लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस थिंग एंड सेव। अच्छा, अब इस कोड का क्या मतलब हुआ? ये बेसिकली हमारी जियो कोडिंग का बेसिक कोड है। यहाँ पर हमारा जो जियो कोडिंग क्लाइंट है जिसका काम है जियो कोडिंग करवाना, ये फॉरवर्ड जियो कोडिंग भी करवाता है, बैकवर्ड जियो कोडिंग भी करवाता है। इसमें हम चाहते हैं फॉरवर्ड जियो कोडिंग करवाना। फॉरवर्ड का क्या मतलब है कि हम इसे कोई क्वेरी देंगे, किसी जगह का नाम देंगे और फिर उसके बेसिस पर ये हमें कोऑर्डिनेट्स वापस ला कर देगा। बाय डिफॉल्ट हमारी जो लिमिट होती है दैट इज सेट टू 5। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने न्यू दिल्ली एंटर किया लोकेशन के अंदर, तो न्यू दिल्ली एक काफ़ी बड़ी लोकेशन हो सकती है, उसमें हो सकता है अलग अलग जगह अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हों। या न्यू दिल्ली की जगह फॉर एग्जांपल किसी ने एंटर किया इंडिया एज अ लोकेशन। अब इंडिया के तो बहुत सारे डिफरेंट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कॉम्बिनेशंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स होंगे जो आ सकते हैं हमारे रिस्पॉन्स के अंदर। ऐसे में बाय डिफॉल्ट हमारा जो जियो कोडिंग क्लाइंट है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो हमारे कॉन्फिग डॉट लिमिट के अंदर जो बाय डिफॉल्ट लिमिट होती है दैट इज सेट टू 5। यानी अगर हम कोई भी लोकेशन ऐड करेंगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट हमारे पास 5 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं जो आ सकते हैं। पर हमें कितने चाहिए? हमें तो एक ही चाहिए क्योंकि हम एज सच ज़्यादा वेग नाम नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल पेरिस के अंदर बहुत सारी डिफरेंट लोकेशंस हो सकती हैं जिनके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हों, पर यहाँ पर अगर हमने लिमिट लगा दी 2 की, तो 2 ही पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स होंगे जो हमारे पास रिटर्न होके आएंगे। तो यहाँ पे क्वेरी के अंदर लेट्स पास न्यू दिल्ली इंडिया एंड हम 1 की लिमिट लगाएंगे। तो जो भी हमारा रिस्पॉन्स होगा, फिर हमें रिक्वेस्ट को सेंड करना है, जो भी हमारा रिस्पॉन्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। रिस्पॉन्स की जगह इसे हम चाहें तो कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं या अभी के लिए रिस्पॉन्स रख लेते हैं। एंड फिर हम क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स को हम प्रिंट करवा देंगे। console.log हमारा जो भी रिस्पॉन्स आएगा API से उसको हम प्रिंट करवा देंगे और यहाँ से रिस्पॉन्स में हम सेंड कर देंगे डन। तो बेसिकली जो भी नई लिस्टिंग है जिसको हम क्रिएट करेंगे उसे डेटाबेस के अंदर अभी हम सेव नहीं करा रहे, उसके लिए सिर्फ हम चेक करें कि क्या हमारी जियो कोडिंग पॉसिबल हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो एक बार अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। द सर्वर है स्टार्टेड। इसके अंदर क्रिएट न्यू लिस्टिंग में जाएंगे, डेमो 2 या डेमो रख लेते हैं। लॉगिन हमने कर दिया। हमें रैंडम लिस्टिंग को क्रिएट करना है। इस चीज़ से बिल्कुल हमें मतलब नहीं रखना है कि हम क्या चीज़ भेज रहे हैं क्या नहीं भेज रहे। एक इमेज ऐड कर देते हैं क्योंकि इसको हमने कंपलसरी बना दिया। लोकेशन के अंदर इस बार हम ऐड करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे तो एज सच वैसे लोकेशन के अंदर हम कुछ भी ऐड करें, हमारी क्वेरी के अंदर हम न्यू दिल्ली के ही कोऑर्डिनेट सर्च कर रहे हैं। लोकेशन के अंदर ऐड हम कर रहे हैं जयपुर, पर हमारे कोऑर्डिनेट्स न्यू दिल्ली के सर्च होंगे। जैसे ही ऐड किया थोड़ा सा टाइम ले रहा है,
हमारे पास रिस्पॉन्स में आया डन, एंड इस एरर को अभी के लिए इग्नोर करना है। बेसिकली हमारी जो रिस्पॉन्स है वो अब एक बड़ी सी ऑब्जेक्ट है। रिस्पॉन्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। कौन सा रिस्पॉन्स है? ये हमारी मैप बॉक्स का रिस्पॉन्स है। इसमें पाथ आ रहा है हमारे पास कि जियो कोडिंग रिलेटेड कुछ पाथ है, हमने गेट रिक्वेस्ट भेजी है इस पाथ के ऊपर। सो दिस इज जियो कोडिंग वर्जन 5 मोड क्वेरी डॉट जेसन। कुछ एक्सेस टोकन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। पैराम्स है हमारे पास कि हमने क्या क्या पैरामीटर्स भेजे। इसके अलावा हमारे पास कुछ हेडर्स हैं, रॉ बॉडी है हमारे पास, एंड हमारे जो काम की चीज़ है दिस इज गोइंग टू बी द बॉडी। ये जो बॉडी है हमारे रिस्पॉन्स के अंदर, ये एक्चुअली काम की चीज़ है जो यूजफुल रिस्पॉन्स यानी कोऑर्डिनेट्स इसी के अंदर छुपे हुए हैं। तो लिस्टिंग नहीं, यहाँ पे हम अपने रिस्पॉन्स के अंदर अपनी बॉडी को प्रिंट करवाएंगे, एंड इस बॉडी के अंदर भी स्पेसिफिकली हम किसे प्रिंट करवाने वाले हैं? फीचर्स को, क्योंकि बॉडी के अंदर फीचर्स के अंदर हमारे कोऑर्डिनेट्स छुपे हुए हैं। तो बॉडी डॉट फीचर्स को हम अपने लिए प्रिंट करवाएंगे। इसको सेव कर लेते हैं एंड दोबारा से एक न्यू लिस्टिंग को हम क्रिएट करते हैं। लॉगिन हमें करना पड़ेगा। सेव। इस बार रैंडम कुछ भी फाइल हम अपलोड कर सकते हैं क्योंकि डेटाबेस के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा। लोकेशन के अंदर भी कुछ भी डाल सकते हैं। ऐड कर लिया हमने, डन, एंड एरर्स को इग्नोर करना है। तो ये हमारा क्या है? ये है रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट फीचर्स, जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक एरे आया है और इस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो सिंगल ऑब्जेक्ट है ये है हमारा सिंगल रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि हमने लिमिट 1 सेट की थी। अगर हम लिमिट 2 सेट करते तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स आती, लिमिट 3 सेट करते तो 3 ऑब्जेक्ट्स आती। अब ये जो फीचर्स हैं, फीचर्स के अंदर कई सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, एंड फीचर्स के अंदर हमें टाइप मिल जाएगा, टाइप इज इक्वल टू फीचर, कुछ आईडी मिल जाएगी हमें, प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट मिल जाएगा, प्लेस का नाम मिल जाएगा विच इज़ न्यू दिल्ली, दिल्ली इंडिया। बट हमारे जो सबसे मेन चीज़ काम की है वो है ये ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। एक तो है टाइप मतलब एक सिंगल पॉइंट की हमें इंफॉर्मेशन मिली है, एंड दूसरा है कोऑर्डिनेट्स यानी एक एरे हमें मिला है जिसके अंदर हमारे एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स हैं, जो लोकेशन हमने सर्च की थी उसके, विच वॉज न्यू दिल्ली। हम चाहें तो फीचर्स के अंदर जाके अपनी ज्योमेट्री को प्रिंट करवा सकते हैं। इसको सेव कर लेते हैं एंड दोबारा से एक बार रिस्पॉन्स को टेस्ट करेंगे। रिफ्रेश विद डेमो एंड डेमो, लॉगिन, कुछ भी रैंडम चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। ऐड किया, रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया, एरर्स को इग्नोर करना है, ओके। फॉर सम रीजन माई ज्योमेट्री इज अनडिफाइंड। एक बार अपनी ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। फीचर्स के अंदर हम थे, अच्छा फीचर्स क्योंकि हमारे पास एक एरे था, अब एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फीचर्स एरे का जो हमारा 0th वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो दोबारा से एक बार चीज़ें ट्राई करते हैं। लॉगिन, दोबारा से काफ़ी सारी रैंडम इंफॉर्मेशन एंड ऐड कर दिया, सक्सेसफुल हो गया। इस बार जो चीज़ हमारे लिए प्रिंट होके आ रही है वो ये चीज़ है विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। दिस इज आर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास टाइप आ रहा है पॉइंट एंड हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। सबसे काम की चीज़ हमारे लिए कोऑर्डिनेट्स ही है। कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये हमारा लैटिट्यूड है। हम सर्च भी कर सकते हैं जाके, न्यू दिल्ली कोऑर्डिनेट्स, तो न्यू दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स आगे लैटिट्यूड है जो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। ये हमारा एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड है जो बिल्कुल सेम आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल सेम तो नहीं, थोड़े से एक्स्ट्रा प्रिसिजन के साथ यहाँ पे आ रहा है, मतलब और ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा सही डेटा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू गूगल सर्च। गूगल सर्च में प्रॉपरली नहीं दिखा रहा सारे के सारे पॉइंट्स तक, पर यहाँ पे जो हमारी API से डेटा रिटर्न होकर आ रहा है वो और ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा सही है। तो बेसिकली ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं हमारी न्यू दिल्ली के। बट हमें क्या करना है? अब ये तो हमने क्वेरी के अंदर न्यू दिल्ली पास कर दिया, पर हमें न्यू दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स नहीं चाहिए। हमें तो नई लिस्टिंग के अंदर हम जो डेटा भेज रहे हैं, जो हम लोकेशन ऐड कर रहे हैं, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर क्वेरी के अंदर न्यू दिल्ली की जगह हम क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट के अंदर जो हमारी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमारी लिस्टिंग है एंड डॉट लिस्टिंग के अंदर ही
हमारे पास हमारी लोकेशन होगी। बेसिकली इस लोकेशन के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं एंड एक बार सारी चीज़ें क्लियर करके लेट्स रीस्टार्ट आवर सर्वर। इस बार हमें क्या करना है, अपनी लोकेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए वापस आ जाते हैं पेज पर, रिफ्रेश करेंगे, लॉगिन करेंगे, लेट्स ऐड सम रैंडम लोकेशन। कंट्री के अंदर इंडिया डाल देते हैं एंड लोकेशन के अंदर इस बार लेट्स ऐड गोवा इंडिया, सो दैट वी कैन वेरीफाई बाद में सही कोऑर्डिनेट्स आए या नहीं आए। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम ले रहा है रिस्पॉन्स लेने में, डन आ गया। एरर्स को अभी के लिए इग्नोर करना है और ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए हैं। वेरीफाई भी कर लेते हैं। इफ़ आई सर्च फॉर गोवा कोऑर्डिनेट्स, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड इज 15 समथिंग, तो ये लैटिट्यूड हमारे पास आ गया। लॉन्गिट्यूड इज 74 पॉइंट समथिंग, तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड आ गया। तो इस तरीके से हमारी जो लोकेशन जो हम एंटर कर रहे हैं अपने फॉर्म के अंदर, जियो कोडिंग की हेल्प से यहाँ पर बैकएंड के अंदर हम उस लोकेशन की अभी के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको एक्सेस कर पा रहे हैं, कंप्लीटली एक्सेस कर पा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए होगा वो ये होगा कि इन कोऑर्डिनेट्स को हम किस तरीके से अपने मैप के साथ यूज़ कर सकें। अब अपने कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करने से पहले हम उन्हें अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे पहला इनिशियल थॉट जो हमारे दिमाग में आ सकता है कि डेटाबेस के अंदर हम किसी भी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स को कैसे सेव करा सकते हैं। अगर हम अपने लिस्टिंग मॉडल को ओपन करें तो लिस्टिंग मॉडल के अंदर बेसिकली अपने कोऑर्डिनेट्स को सेव करवाने के लिए हम इस तरीके से कुछ एक नई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम इसका जो टाइप है उसे रख सकते हैं लेट्स सपोज एन एरे ऑफ नंबर, यानी इसके अंदर 2 नंबर्स हम ऐड कर देंगे, एक हमारा लॉन्गिट्यूड होगा, एक हमारा लैटिट्यूड होगा, एंड इसके लिए रिक्वायर्ड को हम सेट कर सकते हैं टू ट्रू। अगर हम इस तरीके से अपने कोऑर्डिनेट्स को सेव करवाएंगे तो उसमें कोई एरर नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा कोड फिर भी काम करेगा। जितने भी सारे हम ऑपरेशंस करना चाहते हैं अपने एयरबीएनबी वाली वेबसाइट के लिए, वांडरलस्ट के लिए, वो सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। बट इससे भी और एक लेवल अप जाके एक बेटर तरीका होगा अपने कोऑर्डिनेट्स को सेव करवाना, विच इज कॉल्ड जियोजेसन। मोंगूज के अंदर एक स्पेशल टाइप होता है। ये सारे लिंक्स जो हैं इन्हें हम क्रॉस कर देते हैं अभी के लिए, and if I go to and if I search for mongoose GeoJSON, तो mongoose के अंदर GeoJSON is a format for storing geographic points and polygons. तो MongoDB has excellent support for geospatial queries on GeoJSON objects. तो GeoJSON की फॉर्म में अपने कोऑर्डिनेट्स को स्टोर कराने का मतलब होता है कि हम एक तो कोऑर्डिनेट का टाइप स्टोर करवाएं विच इज गोइंग टू बी पॉइंट, एंड दूसरा हम अपने कोऑर्डिनेट्स के लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को स्टोर कराएं। एंड एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, जो हमारे पास डेटा आ रहा था, डेटा कहाँ से आ रहा था, जो हमारे पास मैप बॉक्स से डेटा आ रहा था जिसमें हमने अपने ज्योमेट्री को प्रिंट करवाया था, उसमें बेसिकली क्या हो रहा था, ज्योमेट्री के अंदर टाइप हमारा पॉइंट था और कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले हमारे पास लॉन्गिट्यूड आ रहा था, फिर हमारे पास लैटिट्यूड आ रहा था। ये जो फॉर्मेट है, दिस इज द जियोजेसन फॉर्मेट। मैप बॉक्स जिस फॉर्मेट में हमें डेटा रिटर्न करता है, ज्योमेट्री का डेटा, दैट इज जियोजेसन फॉर्मेट। एंड जो हमारे मोंगूज के अंदर डेटा है, दिस इज ऑल्सो जियोजेसन फॉर्मेट। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे पॉइंट स्कीमा के अंदर नोट में लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूड कम्स फर्स्ट इन जियोजेसन कोऑर्डिनेट एरे नॉट लैटिट्यूड। जनरली जब भी हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को लिखते हैं तो लैटिट्यूड पहले लिखा जाता है, लॉन्गिट्यूड बाद में लिखा जाता है, लेकिन जियोजेसन फॉर्मेट में ऑपोजिट होता है। तो वही सेम फॉर्मेट हमारे मोंगूज के अंदर फॉलो हो रहा है, वही सेम फॉर्मेट हमारे मैप बॉक्स के अंदर फॉलो हो रहा है। अब जियोजेसन फॉर्मेट को यूज करने का फायदा क्या है, मतलब हम चाहते तो डेटा को नॉर्मली भी सेव करवा सकते थे जैसे अभी हमने दिखाया, तो हम अपने जियोजेसन फॉर्मेट को यूज क्यों करते हैं? यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा मोंगोडीबी डेटाबेस होता है, तो मोंगोडीबी डेटाबेस या दूसरी जो रिलेटेड लाइब्रेरीज होती हैं जो जियोजेसन या ज्योमेट्री के साथ काम करती हैं, कोऑर्डिनेट्स के साथ, मैप्स के साथ काम करती हैं, उनमें कई सारी इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। किस तरीके की फंक्शनैलिटीज़? फॉर एग्जांपल हमने अपनी बहुत सारी लिस्टिंग्स को स्टोर करा लिया
और अभी या हम जैसे एयरबीएनबी की वेबसाइट को हम स्क्रॉल कर रहे हैं और हम चाहते हैं अभी अगर हम न्यू दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं या अगर हम मध्य प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम चाहते हैं जिस भी लोकेशन के अंदर हम बैठे हुए हैं उसके 5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की रेडियस के सारे एयरबीएनबी हमें दिखने लग जाए। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड डेटा को स्कैन करना पड़ेगा, उसके ऊपर कई सारे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। या फॉर एग्जांपल हमने किसी एयरबीएनबी की लोकेशन निकाल ली, या हम चाहते हैं अपनी लोकेशन से जो हमारा नियरेस्ट एयरबीएनबी आ रहा है, हमारे आसपास जो भी नियरेस्ट लोकेशन है, नियरेस्ट लिस्टिंग है, हम उस तक पहुंचना चाहते हैं, उसकी हमें डिटेल्स चाहिए। तो इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं, जो फंक्शनैलिटीज होती हैं, जो मैप से कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होते हैं, उन फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करने के लिए कई सारे इनबिल्ट हमारे मोंगूज के अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज के अंदर फंक्शंस होते हैं, और वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ये सारी फंक्शनैलिटीज ऑन जियोजेसन डेटा। अब ऐसे तो अगर हर कोई अपने मैन्युअली कोऑर्डिनेट स्टोर कराने लग जाए तो हर कोई डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर स्टोर करा सकता है, पर जियोजेसन क्या किया, सारी फंक्शनैलिटीज को यूज करने के लिए एक फिक्स्ड, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया जिससे हम अपनी जियोमेट्रिक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, जब हम अपनी स्कीमा के अंदर अपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को सेव करवाएंगे तो उसे हम अपने जियोजेसन फॉर्मेट के अंदर ही सेव करवाने वाले हैं। तो इस फॉर्मेट के अंदर सेव कराने के लिए बेसिकली वी कैन कॉपी दिस सेम एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है यहाँ पे। तो सिटी स्कीमा करके कुछ बनाया हुआ है, तो सिटी का स्कीमा है और सिटी की लोकेशन के लिए इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट या टाइप स्टोर करवा रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट स्टोर करवा रहे हैं। अब लोकेशन जो पैरामीटर है हमारे पास ऑलरेडी है लोकेशन फील्ड, तो हम क्या करेंगे, उसे कुछ और नाम देंगे, लेट्स कॉल इट जियोमेट्री। तो अपने लिस्टिंग मॉडल के अंदर जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स की जगह यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं अपने लिए न्यू फील्ड कॉल्ड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर बेसिकली हमें सबसे पहले तो अपना एक टाइप स्टोर करना है, जो सेम चीज़ मैप बॉक्स से हमारे पास आई थी उसी सेम फॉर्मेट में स्टोर करेंगे। एक टाइप होगा हमारे पास और टाइप के अंदर हम एक ही टाइप एक्सेप्ट करेंगे विच इज़ द पॉइंट टाइप। तो लोकेशन टाइप मस्ट बी अ पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे विच विल बी एन एरे ऑफ 2 नंबर्स। तो ये हमारे पास आ गया, इसको सेव कर लेते हैं एंड अपने कंट्रोलर्स के अंदर आ जाते हैं। कंट्रोलर्स के अंदर जहाँ हम लिस्टिंग को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर अपनी ज्योमेट्री स्टोर कराने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमारी जो लोकेशन है, कोऑर्डिनेट्स है, वो कहाँ पे आ रहे हैं, वो इस वेरिएबल के अंदर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लिस्टिंग के अंदर ही हमारी ये जो न्यू लिस्टिंग है, इससे कट कर लेते हैं, हमारी जो न्यू लिस्टिंग है उसके अंदर जो ज्योमेट्री वाला नया हमारा पैरामीटर हो गया, नई फील्ड होगी, दैट इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर, फीचर्स के अंदर जो हमें ज्योमेट्री रिटर्न हो रही है फ्रॉम मैप बॉक्स। ये वैल्यू मैप बॉक्स से आ रही है, इसको यहाँ पे हम अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा रहे हैं इनसाइड द लिस्टिंग इटसेल्फ। तो अब लिस्टिंग के अंदर लोकेशन तो स्टोर्ड है ही, उस लोकेशन से रिलेटेड कोऑर्डिनेट्स को भी हम स्टोर करवाएंगे एंड इस रिस्पॉन्स को हम यहाँ से हटा सकते हैं। और जैसे ही लिस्टिंग सेव होगी, लिस्टिंग के सेव होने से पहले या सेव होने के बाद या यहाँ पे इसे कर लेते हैं सेव्ड लिस्टिंग, इसको बोल देते हैं सेव्ड लिस्टिंग इज इक्वल टू दिस। हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे console.log हमारी सेव्ड लिस्टिंग को। इसे कर लेते हैं सेव। तो यहाँ पे आके हमारी सेव्ड लिस्टिंग प्रिंट होके आने वाली है। इस बार लिस्टिंग को सेव करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, लेट्स लॉग इन विद डेमो एंड डेमो, इसको कह देते हैं टेस्टिंग मैप या कोऑर्डिनेट्स, सम रैंडम डिस्क्रिप्शन, एक फाइल हम चूज कर सकते हैं 1 2 3 4। लोकेशन के अंदर इस बार हम लोकेशन रखते हैं न्यू दिल्ली की लोकेशन रख सकते हैं, लेट्स कीप इट न्यू दिल्ली इंडिया। ऐड कर लेते हैं, ऐड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। न्यू लिस्टिंग हमारे लिए क्रिएट हो गई। न्यू लिस्टिंग कहाँ क्रिएट हुई, ये लास्ट में आके क्रिएट हो गई एंड साथ के साथ वो प्रिंट भी हो गई। इस बार न्यू लिस्टिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, टाइटल हमारे पास है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, प्राइस है, लोकेशन है, कंट्री, रिव्यूज, साथ के साथ हमारे पास ज्योमेट्री आ गई। ज्योमेट्री में टाइप है हमारे पास पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट स्टोर हो गए हैं, हमारा लॉन्गिट्यूड एंड हमारा लैटिट्यूड। तो इस तरीके से हमारी जो लोकेशन थी, जो कोऑर्डिनेट्स थे, उनको हम अपने डेटाबेस के अंदर भी सेव करवा दिया है। नेक्स्ट चीज जिस पर हम काम करेंगे वो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हम यूज करने वाले हैं टू शो ऑन आवर मैप। यानी अभी अगर हम किसी भी लिस्टिंग के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर अगर हम जा रहे हैं तो अभी तो मैप के ऊपर न्यू दिल्ली सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने उसे बाय डिफॉल्ट फिक्स कर दिया है। अगर हम किसी भी लिस्टिंग के ऊपर जाएंगे, अगर हम यहाँ पर भी जाते हैं, दिस इज मैलिबू यूनाइटेड स्टेट्स, पर यहाँ पर भी हमें न्यू दिल्ली दिखाई दे रहा है।
बट हम चाहते हैं कि जो भी हम कस्टम लोकेशन ऐड करें वो कस्टम लोकेशन हमें हमारे मैप के ऊपर दिखाई दे। तो उस चीज़ पर हम नेक्स्ट काम करने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम अपनी मैप के लिए एक कस्टम लोकेशन को दिखाएंगे यूजिंग अ मार्कर। अब मार्कर एग्जैक्टली क्या होता है, अगर हम मैप बॉक्स के अंदर इफ़ वी गो टू द डॉक्यूमेंटेशन तो हम बेसिकली यहाँ पर जा सकते हैं टू ऐड अ डिफ़ॉल्ट मार्कर टू अ वेब मैप। ये जो इस तरीके से हमें मार्कर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ मैप मार्कर। जो ब्लू कलर में मार्कर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ ऑल्सो मैप मार्कर। मैप मार्कर यानी किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को पिन पॉइंट करके अगर हम किसी आइकन के थ्रू दिखाना चाहते हैं, जो एक मार्कर टाइप आइकन होता है उसको हम मार्कर कहते हैं मैप का। तो हम चाहते हैं कि जो भी लिस्टिंग के अंदर लोकेशन ऐड हुई है वहां पे एक मार्कर ऐड हो जाए और वो पर्टिकुलर लोकेशन हमें दिखने लग जाए। तो उसको दिखाने के लिए हम क्या कोड लिख सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर कोड है जिसको फॉलो करेंगे। तो हम बेसिकली एक नया मार्कर क्रिएट करेंगे। कैसे, न्यू मैप बॉक्स GL डॉट मार्कर, इस मेथड से हम एक नया मार्कर क्रिएट करेंगे। वो मार्कर कहाँ पे सेट होगा उसके लिए हम उसके लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को डिफाइन करेंगे और फिर हम उस मार्कर को अपने मैप के ऊपर ऐड कर देंगे। तो इस पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं टू ऐड आर न्यू मार्कर। एंड न्यू मार्कर हमें कहाँ पे ऐड करना है, हमें मैप, जहाँ पर हम मैप डिस्प्ले करा रहे हैं वहाँ पे मार्कर को ऐड करना है। मैप हम डिस्प्ले करा रहे हैं map.js के अंदर, तो यहीं पर हम अपने लिए एक न्यू मार्कर क्रिएट करेंगे। दिस इज़ द मार्कर। एंड इसके अंदर जो हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड भेजेंगे, ये कौन से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होंगे, ये हमारी लिस्टिंग के अंदर जो हमने ज्योमेट्री के अंदर अपने लिए कोऑर्डिनेट सेव करवाए हैं, ये वो कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं। यानी अपनी लिस्टिंग के अंदर ज्योमेट्री के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पुरानी लिस्टिंग हमने सेव की थी इसके अंदर ये जो ज्योमेट्री वाली फील्ड थी जिसके अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये वो कोऑर्डिनेट्स होंगे जो हम यहाँ पर पास करेंगे। अब इन कोऑर्डिनेट्स को map.js के अंदर हम डायरेक्टली एक्सेस कर नहीं सकते क्योंकि हमारी पब्लिक JS फाइल है। तो हम क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को अपने EJS से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। जैसे शुरुआत में हमने अपने मैप टोकन को शिफ्ट किया था, यहाँ पे एक्सेस किया था, कुछ वैसा ही फ्लो हम रखने वाले हैं। तो अपने show.EJS में यहाँ पे जाके we'll create a new variable called coordinates, और coordinates में इस बार हम एक्सेस करने वाले हैं %= अपनी लिस्टिंग, जो भी हमारे पास लिस्टिंग आएगी डॉट ज्योमेट्री डॉट कोऑर्डिनेट्स को। एंड इस चीज़ को अगर हम डायरेक्टली एक्सेस करेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमें एरर देगा। तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना है, हम JSON.stringify, जिस मेथड के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, इस मेथड के अंदर अपने डेटा को पहले करेक्ट फॉर्मेट के अंदर पार्स करेंगे। तो JSON.stringify है जिसको हमें यूज़ करना है, जिसमें डेटा हम पार्स करेंगे और इक्वल टू को डैश में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको सेव कर लेंगे। अब map.js के अंदर जाके मार्कर क्रिएट करने से पहले हम सिंपली console.log करके अपने कोऑर्डिनेट्स को प्रिंट करवाने वाले हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं या नहीं पहुँच रहे। इसे हम कर लेते हैं सेव। एंड यहाँ पे show.EJS के अंदर रिफ्रेश अगर करेंगे, we'll go to कंसोल के अंदर हमारे पास एरे ऑफ 2 आ रहा है जिसमें 0th इंडेक्स पे एक कोऑर्डिनेट है, 1st इंडेक्स पे एक कोऑर्डिनेट है, यानी अपने कोऑर्डिनेट्स को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अब बस इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हमें सेंड करना है फॉर क्रिएटिंग आर मार्कर। मार्कर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इस एरे को हटा देते हैं और यहाँ पर हम अपने कोऑर्डिनेट्स को सेंड करेंगे। सेव कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब हमारे लिए एक नया मार्कर क्रिएट होगा। उस मार्कर को कौन सी लोकेशन पे क्रिएट करेंगे, कौन से कोऑर्डिनेट्स के साथ, इन कोऑर्डिनेट्स के साथ क्रिएट करेंगे और कहाँ पर ऐड कर देंगे, अपने इस मैप के ऊपर हम अपने मार्कर को ऐड कर देंगे। तो इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक ब्लू कलर का मार्कर हमारे लिए अपीयर होना स्टार्ट हो गया है। साथ के साथ एक और चेंज हम करने वाले हैं। हमें ये सेट करना है कि हमारी जो लोकेशन हो, जैसे ऐड लिस्टिंग के अंदर जा रहे हैं, अगर पुरानी किसी लिस्टिंग पर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ वी गो टू दिस लिस्टिंग, इस लिस्टिंग के ऊपर कोई एज सच मार्कर क्रिएट नहीं हुआ, पर हमें पता है इसकी सेंटर लोकेशन अभी भी न्यू दिल्ली है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वही कोऑर्डिनेट्स में हम भेज रहे हैं। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स में map.js के अंदर सेंटर की तरह, ये सेंटर क्या होगा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा मैप का। इसमें अब हम न्यू दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स नहीं, इसमें अब हम अपना कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल भेजेंगे। इसे हटा देते हैं, सेव करेंगे एंड इफ वी रिफ्रेश नाउ, ओके कोऑर्डिनेट्स क्योंकि इस लोकेशन के लिए हमने डेटाबेस के अंदर सेव नहीं कराए तो उसके लिए दिखेंगे नहीं। बट इफ वी गो टू दिस लोकेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, न्यू दिल्ली पे सेंटर्ड है एंड हमारा मार्कर आ गया। हम चाहें तो एक नई लिस्टिंग
ऐड करके इसको और ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं। लॉग इन कर लिया, लेट्स ऐड अ न्यू लिस्टिंग। आई विल कॉल इट फन प्लेस फॉर विंटर्स। कुछ भी रैंडम इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं। लेट्स ऐड सम प्राइस इंडिया, एंड इस बार जयपुर की हम लोकेशन देते हैं, जयपुर राजस्थान, एंड देखते हैं क्या सही लोकेशन पे आएगा हमारा मार्कर। ऐड कर दिया, चीज़ें ऐड हो रही हैं, न्यू लिस्टिंग हमारे लिए क्रिएट हो गई है। लास्ट में स्क्रॉल करेंगे, दिस इज द प्लेस दैट वी एडेड, क्लिक करेंगे एंड स्क्रॉल करेंगे तो इस बार हमारा मैप कहाँ पे सेंटर्ड है, मैप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज जयपुर, एंड हमारा मार्कर भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये जो मार्कर है इसके अंदर कई सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी गो टू द, आई थिंक इट इज़ गाइड्स, या गाइड्स के अंदर नहीं, अगर सिंपली मैप बॉक्स डॉक्स के अंदर जाएंगे, वील गो टू GLJS डॉक्स। इसके अंदर API रेफरेंसेस के अंदर जब हम मार्कर्स एंड कंट्रोल्स पे जाते हैं तो मार्कर्स एंड कंट्रोल्स में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हमारे मार्कर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। जैसे मार्कर पर हम जाएंगे तो मार्कर के लिए हम एंकर या कलर या ड्रैगेबल, काफ़ी सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको चेंज कर सकते हैं। एंड इनमें से एक प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए लेट्स गो बैक टू आवर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मार्कर का कलर चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल पहले से दिया हुआ है। अपने मार्कर के लिए कोई भी नया कलर सेट करने के लिए जब हम मार्कर इस क्लास को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कलर के अंदर ऐड कर सकते हैं एनी कलर दैट वी लाइक। तो जब हम मार्कर क्रिएट कर रहे हैं तो हम अपने लिए कलर पास कर देंगे। शुरुआत में ब्लैक कलर चूज़ कर सकते हैं, रिफ्रेश करेंगे, मार्कर इज़ ऑफ ब्लैक कलर, बट आई एम गोइंग टू फॉलो द गूगल मैप्स फॉर्मेट जिसमें हमारा जो मार्कर होता है दैट इज़ ऑफ रेड कलर। रिफ्रेश किया तो इस बार हमारा मार्कर रेड कलर में अपीयर होके आ गया। हम चाहें तो अपना जूम लेवल भी सेट कर सकते हैं। अपने मैप के लिए जूम लेवल एक बार अगर हम 2 सेट कर देंगे, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जूम्ड आउट हो गया, हमें हमारा मैप दिखाई दे रहा है। हम चाहें तो मैनुअली इसको अपने पॉइंटर से और जूम आउट कर सकते हैं, फिर इसे ड्रैग करके हम और जूम इन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो अपने मैप के साथ की जा सकती हैं। एंड जूम लेवल अगर हमें और ज़्यादा सेट करना है, लेट्स सेट इट टू 10, रिफ्रेश किया तो अब और ज़्यादा जूम्ड इन होके हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट 9, आई थिंक 9 या 8 अगर हम सेट कर दें तो आई थिंक दैट इज़ फाइन। जैसे जयपुर पे अभी अच्छी तरह सेंटर्ड है, और अगर हमें करना है जूम इन तो हम मैनुअली जाके कर सकते हैं यूजिंग द पॉइंटर इटसेल्फ। तो इस तरीके से हम अपने मार्कर को इम्प्लीमेंट करते हैं, हम अपने मैप को सेंटर करते हैं टू द करेक्ट लोकेशन जो हमारे, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है। अब लास्ट हम एक एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड अ मार्कर पॉपअप। यानी अगर हम एयरबीएनबी वेबसाइट पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा मैप हमें दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हमारी एक लोकेशन सेंटर्ड है, हम एक मार्कर है जो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्कर की जगह हमें आइकन दिखाई दे रहा है। वो सेम चीज़ हम मैप बॉक्स से भी जाके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट आई गिव इट टू यू एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। हम ये जो मार्कर्स हैं इनमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको चेंज कर सकते हैं, जिनमें से एक है बाय शोइंग एन आइकन इन प्लेस ऑफ अ मार्कर, जिसका आपको ट्यूटोरियल भी इसमें एग्जाम्पल्स में मिल जाएगा। पर हम फोकस करने वाले हैं इसके ऊपर, ये जो पॉपअप है, यानी जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं हमें एक पॉपअप दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम भी अपने मार्कर के ऊपर कुछ ना कुछ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ अ पॉपअप दिखा सकते हैं। हमारा जो टेक्स्ट है पॉपअप दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर जहाँ मार्कर्स एंड कंट्रोल्स हमारे पास है, तो यहीं पर मार्कर्स के नीचे हमारे पास एक पॉपअप कंपोनेंट का ऑप्शन होता है। एंड अपने पॉपअप को दिखाने के लिए ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। बेसिकली इस तरीके से इस कोड को फॉलो करके हम अपने पॉपअप को दिखाते हैं। पॉपअप को दिखाने के लिए हम मैप बॉक्स GL से एक नया पॉपअप क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सेट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे मार्कर के अंदर सेट होगा। एंड फिर हम एक HTML सेट करते हैं जो हमें बताता है कि जो भी पॉपअप क्रिएट होगा उसके अंदर क्या एलिमेंट्स दिखाई देने चाहिए। एंड फिर उस पॉपअप को हम ऐड कर देते हैं टू आवर मैप। तो इस कोड को एक बार हम कॉपी कर लेते हैं एंड जो भी मार्कर हमने क्रिएट किया था इसी मार्कर के अंदर जैसे हमने कोऑर्डिनेट सेट कर लिए, हम एक नया फंक्शन यूज़ कर सकते हैं विच इज़ कॉल्ड सेट पॉपअप। सेट पॉपअप के अंदर अपना वही वाला कोड हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो बेसिकली न्यू मैप बॉक्स GL से हम एक नया पॉपअप सेट कर रहे हैं। इसके अंदर ऑफसेट के अंदर वी कैन टेक एनी वैल्यू, वी कैन टेक 25 एज अ वैल्यू।
तो यहाँ पे जाके पॉपअप ऑफसेट्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। अभी के लिए अपने क्लास नेम को हम हटा सकते हैं। ये सेट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने मार्कर के लिए हमने ऑलरेडी अपने कोऑर्डिनेट्स को सेट कर लिया है। सेट HTML को हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर अभी क्या प्रिंट करवा रहे हैं, हम H1 हेडिंग के अंदर हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसको एक बार सेव कर लेते हैं एंड अपने show.egs पे जाके रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे ही अपने मार्कर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, वैसे क्या होगा, हमारे लिए हेलो वर्ल्ड आके प्रिंट होगा। हम इसे चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज इट टू, लेट्स सपोज वी कैन चेंज इट टू H3 और इसके अंदर हम लिख सकते हैं वेलकम टू वांडरलस्ट। कुछ भी रैंडम मैसेज हम लिख सकते हैं। रिफ्रेश कर दिया, क्लिक किया, ये आ गया हमारे पास हमारा मैसेज। हम चाहें तो Airbnb की तरह ये भी दिखा सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइडेड आफ्टर बुकिंग। तो एक H4 टैग क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर बोलेंगे एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइडेड आफ्टर बुकिंग, या फिर इसे हम ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं टैग के अंदर, एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइडेड आफ्टर बुकिंग, और H4 हेडिंग के अंदर हम अपनी लिस्टिंग की लोकेशन लिखेंगे। लिस्टिंग की लोकेशन कैसे लिखेंगे, हम चाहें तो उसे एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। कॉन्स्ट लोकेशन इज इक्वल टू दिस इज गोइंग टू बी परसेंटेज इक्वल, दिस विल बी लिस्टिंग डॉट लोकेशन, एंड इसके लिए भी हम अपना JSON डॉट stringify कॉल कर सकते हैं। we'll save it and we can print the location here। कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ एरर हमारे पास आया है। क्या एरर आया है, मैप टोकन इज नॉट डिफाइंड, लोकेशन इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। show.egs के अंदर इसे एक बार लिस्टिंग लोकेशन की तरह हम यूज़ करते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। एक बार अपने सर्वर को भी हम स्टॉप कर लेते हैं। लेट्स क्लियर द स्क्रीन, लेट्स रीस्टार्ट आवर सर्वर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोकेशन की जगह इंस्टेड ऑफ द कोऑर्डिनेट्स वी कैन सेव द लिस्टिंग इटसेल्फ। लिस्टिंग को यहाँ पे सेव कर लेते हैं। लेट्स सेव इट एंड यहाँ जब हम ऐड करेंगे, यहाँ यूज़ कर लेते हैं लिस्टिंग डॉट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री डॉट कोऑर्डिनेट्स। सेम चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं लिस्टिंग डॉट ज्योमेट्री डॉट कोऑर्डिनेट्स में, एंड यहाँ हम यूज़ करेंगे लिस्टिंग डॉट लोकेशन। लेट्स सेव इट, रिफ्रेश इट। रिफ्रेश किया, जयपुर आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, जयपुर राजस्थान, एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइडेड आफ्टर बुकिंग। एंड इसी तरीके से हम चाहें तो लोकेशन अगर हमें नहीं देनी, हम टाइटल को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, तो ये हमारे पास हमारा टाइटल आ जाएगा। क्लिक करेंगे, फन प्लेस फॉर विंटर्स, एग्जैक्ट लोकेशन विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर बुकिंग। रिफ्रेश किया, क्लिक किया, ये मैसेज हमारे पास आ गया। हम चाहें तो किसी दूसरी लिस्टिंग पर भी जा सकते हैं। इस लिस्टिंग पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये मैसेज हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम अपने कुछ मैसेज पॉपअप्स हैं जो अपने मैप के अंदर अगर दिखाना चाहते हैं तो भी दिखा सकते हैं। हम चाहें तो मल्टीपल मार्कर्स भी ऐड कर सकते हैं। इफ़ वी वांट टू ऐड अनदर मार्कर, इसको सेव कर लेते हैं, वी कैन कॉल इट मार्कर 2। बस इसे हमें दूसरी जगह ऐड करना पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेट्स को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो एक के ऊपर ही दूसरा मार्कर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्कर 1 मार्कर 2 करके हम मल्टीपल मार्कर्स को भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो अपने एक सिंगल मैप के ऊपर। तो ये मैप्स के हमने काफ़ी सारी चीज़ें, रिलेटेड चीज़ें पढ़ ली हैं। एंड मैप बॉक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल, उसको जाके आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन आप थोड़ी सी एक्सप्लोर कर सकते हो। स्पेशली जो मैप बॉक्स के अंदर जो मुझे अच्छा लगा, दे आर द एग्जाम्पल्स। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट बनी बनाई मिल जाएंगी, जिसको बस हमें यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप क्लस्टर्स क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। यू कैन ऐड अ 3D मॉडल इफ़ यू वॉन्ट, उसके लिए प्रॉपर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। हम लेयर्स को शो एंड हाइड कर सकते हैं। दिस ऐड एन आइकन टू द मैप। तो जो मैंने आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दिया है कि मैप की जगह हम इस तरीके से कोई होम आइकन या अपनी वेबसाइट का आइकन अगर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आई बिलीव दिस इज़ द एग्जाम्पल दैट यू कैन यूज़। तो थोड़ा सा टाइम लगाना है, मैप्स को हम यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो मैप का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैप दिखाई दे रहा है वो स्ट्रीट स्टाइल में दिखाई दे रहा है। स्ट्रीट स्टाइल यानी
जब मैप के स्टाइल्स हम देखेंगे तो उसमें ये हमारा स्ट्रीट स्टाइल है और इसी स्टाइल में हमें हमारा मैप दिखाई दे रहा है। हम चाहें तो अपने मैप का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। वी कैन मेक इट डार्क, वी कैन मेक इट आउटडोर स्टाइल, वी कैन मेक इट लाइट स्टाइल, वी कैन मेक इट सैटेलाइट स्ट्रीट्स। इसे डार्क बनाने के लिए what we can do is we can simply use, यहाँ से हमारा let's use dark version 11 एंड बस यहाँ पे इसको मुझे डार्क वर्जन 11 करना पड़ेगा। रिफ्रेश अगर करेंगे तो इस बार क्या हुआ, हमारे पास डार्क मैप आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पॉपअप आ जाएगा। तो इस तरीके से हम चाहें तो डार्क कलर में भी या डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर मैप अपना दिखा सकते हैं। बाकी मुझे स्ट्रीट V12 ज़्यादा सूटेबल लगा फॉर द लेआउट दैट वी हैव डिज़ाइंड फॉर आवर वॉन्डरलस्ट वेबसाइट। बाकी आप जो स्टाइल आपको अच्छा लगे वो अपने मैप के ऊपर हम सेट कर सकते हैं।